नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस महीने के एक और नए पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर महीने आपके लिए इस चैनल पर रेगुलर पॉडकास्ट लेकर के आते रहते हैं और हम इस पॉडकास्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हमारे पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैं सर के पास रेगुलर आता हूं तो मेरे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे सर से पूछने होते हैं। तो उसी के लिए हम फिर ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और इस बार मैंने मेडिटेशन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं जो लोग खासकर पूछते भी हैं, बट इतने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। कुछ मेरे पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं जो आज सर से पूछेंगे और इस पॉडकास्ट में कंप्लीटली मेडिटेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आप भी मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में मेडिटेशन क्या होता है, कैसे ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। उन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको आज के इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मेडिटेशन की इस जर्नी को, और सर के साथ जुड़ते हैं क्योंकि सर ऑलरेडी 2-3 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो सर को फिर से इनवाइट करते हैं इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित दोबारा से मुझे अपने ही पॉडकास्ट पर इनवाइट करने के लिए। तो सर सबसे पहले जैसे हमने मेडिटेशन के बारे में सुना है कि मेडिटेशन एक्चुअल में कैसे कैसे हेल्प करता है, लोगों की लाइफ बदल जाती है मेडिटेशन से, बट एक्चुअल में लोगों को वो सही चीजें नहीं पता, क्योंकि आज के टाइम पे लोग इंटरनेट पर रील्स देख लेते हैं कि मेडिटेशन से मैंने ये सब कुछ कर लिया है, या फिर कुछ शॉर्ट आ गई है मेडिटेशन से आपकी कुंडलनी एकदम से जागृत हो जाती है, आपके पास सुपर पावर्स आ जाती हैं, ऐसा ऐसा कुछ दिखाते हैं लोग। पर अभी भी लोगों के मन में ये डाउट्स हैं कि एक्चुअल में मेडिटेशन क्या होता है, कैसे लोग मेडिटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, और साधना क्या होती है, और इससे करने के बाद लोगों को क्या अचीव हो सकता है, और क्या क्या वो अचीव कर सकते हैं जनरली। तो इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि मेडिटेशन क्या है और शुरुआत कैसे होगी। तो पहला हम क्वेश्चन यही देते हैं कि मेडिटेशन है क्या। और जैसे आपने कहा साधना, साधना और मेडिटेशन बस इंग्लिश हिंदी नेम का फर्क है। तो मेडिटेशन है क्या और इसे करने से हमको अचीव क्या होने वाला है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे कि जो आप बता रहे हैं कि जैसे बच्चे रील्स वगैरह या लोग देख रहे हैं और बहुत सारी सही और खराब चीजें सोशल मीडिया में हैं, तो उनसे उनको किस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है वो हम नेक्स्ट उस पर अगले पड़ाव पे बात करेंगे। इसी पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि मेडिटेशन क्या है, साधना क्या है, इससे में क्या अचीव होता है। देखिए सॉरी, साधना यानी मेडिटेशन अपने आप को एकाग्र करने का माध्यम है। आज आप देखें तो जिस तरह की लाइफ सभी लोग जी रहे हैं, और ये कोई आज से नहीं, पिछले 100 साल से 200 साल से परिस्थितियां अलग अलग रही हैं। लोगों के जो उपभोग करने के जो सामान हैं वो अलग रहे हैं, क्योंकि भाई आज से 200 साल पहले जाए तो शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। लेकिन कुल मिला के हम पूरी लाइफ को मैंने डिस्ट्रैक्ट होके ही जी रहे हैं। हम कंसंट्रेटेड नहीं है, हम फोकस्ड नहीं है। मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया और काफी समय मैंने इतिहास पढ़ा। उसमें मैंने देखा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से लेके, और मैं धीरे धीरे पढ़ते हुए आज का तो मेरे सामने है ही, लेकिन 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी तक पढ़ा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। लोगों के एक तो मैं पहले बता दूं, इस बीच में जोड़ दूं एक बात, आदमी जो है, मनुष्य जो है, ये भी एक तरह की जानवर की प्रजाति है। जैसे शेर को आप शेर कहते हैं, वो एक जानवर है।
बंदर को आप बंदर प्रजाति जानवर है, गधा गधा, घोड़ा घोड़ा, ऐसे ही हम मनुष्य है। तो हमें भी जानवरों की एक प्रजाति बनना चाहिए। और हम में ये जो जानवरत्व है ये कूट कूट के भरा हुआ है, और हम कायदे से तो उन जानवरों से ज्यादा जानवर है, लेकिन फिर भी मैं इसे यहीं सीमित करके बात करूंगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से पहले का तो मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके बाद का जितना मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कि मानव की एक बेसिक टेंडेंसी है, वो अधिकार करना चाहता है हर चीज में, और इस अधिकार को लेके ही सारी जंग चल रही है। और हम लाइफ को बिना अवेयर हुए जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमारी लाइफ का गोल क्या है, बस हम अधिकार करने पे लगे हुए। आप देखो, एक बच्चा पैदा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होने शुरू, अधिकार तो माँ उस पर तभी कर लेती है जब वो पैदा होता है। जैसे आपने कहा मेरा बच्चा, बाप ने भी कह दिया मेरा बच्चा, उस मेरे की वजह से ही आप उसे खाना वाना खिला रहे हो, इतने दिन उसका पालन पोषण कर रहे हो, अपना अहंकार सेटिस्फाई करने के लिए, हमारा अधिकार, हमारा, मेरा। अब दुनिया क्या कहेगी अगर मैं इसे अच्छे कपड़े न पहनाऊं, दुनिया क्या कहेगी यदि मैं इसको खाना न दे पाया। आप देखेंगे ह्यूमंस में, मानवों की, मनुष्यों में जो पुरुष है उनकी टेंडेंसी होती है जब उनकी शादी हो जाती है या शादी से पहले भी यदि वो कमाना शुरू कर दें तो वो अपने अपने ऊपर कम खर्च करते हैं। हालांकि अब थोड़े से युवा बदलने लगे हैं, वो अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड होने लगे हैं। पहले भी थे ऐसे लोग, लेकिन अधिकतर मात्रा में मिलेंगे आपको जो अपने घर वालों को, अपने ऊपर इतना खर्च नहीं करेंगे, घर वालों को ज्यादा करेंगे। शादी हो जाएगी तो वो खुद के पास चाहे फटे हुए जूते हों, वो बच्चे को अच्छे जूते पहनाएगा, खुद के पास चाहे 2 जोड़ी कपड़े हों, बीवी को अच्छी साड़ी दिलवाएगा, क्योंकि उसमें भी उसका वही अधिकार पुष्ट होता है, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, लोग क्या कहेंगे, इस पर अपनी बीवी नहीं रखी जा रही, इस पर अपना बच्चा नहीं रखा जा रहा, और एक अहंकार ये पुष्ट हुआ कि देखो मैं अपनी बीवी को अच्छी तरह से रखता हूँ। तो कुल मिला के हम अधिकार करना चाहते हैं, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लेके आज तक मैंने देखा कि मानव के स्वभाव में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आया, केवल हमारे साधन बदले, अधिकार करने के साधन बदले। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम हम किसी और तरीके से अधिकार करते थे, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा वैदिक काल जो है वो बिल्कुल ब्लैक है, उसमें कुछ दिखा नहीं, उसका कुछ ज्यादा साहित्य हमारे पास नहीं है। कहते हैं उस समय महाभारत हुई थी, वो महाभारत काल बताया जाता। उसके आगे हमारा जो है ये महापद्म नंद नंद वगैरह जो है, इनसे हमें हिस्ट्री मिलती है। वहां पे भी हम देख रहे हैं कि हर राजा महाराजा अपने स्टेट्स को बढ़ाने की, दूसरों को के स्टेट्स पे अधिकार करने की, दूसरों से बड़ा दिखने की, यही सब चल रहा है। अब ये खाली राजा महाराजा नहीं है, अब इसे आप अपने घर में ले आइए। जैसे बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप ने अधिकार कर दिया, दादी बाबा का अधिकार हो गया, सास बहू पे अधिकार कर रही है, बहू अपने पति पे अधिकार कर रही है, पति अपनी पत्नी पे कर रहा है, बच्चों पे कर रहा है। ठीक है, यही सारा गेम चल रहा है कि किसी तरह से हम इसको काबू में कर लें दूसरे को, और इसी के चक्कर में हमने अपनी जिंदगी खराब की हुई है। क्योंकि एक तो हम ये जानते ही नहीं कि हमें करना क्या है इस जीवन में, एक्चुअल में हम यहाँ पे क्यों आए, हमें करना क्या है। दूसरे, हम एनलाइटेंड नहीं। अब एनलाइटेंड का मतलब क्या होता है? आत्मज्ञान, जिसको ये पता हो कि मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या है। जैसे हमें मानव शरीर मिला तो मैं हूं कौन, और इस मानव शरीर मुझे मिला है, इससे मुझे करना क्या है। हाँ वही, क्योंकि अगर ये मेरे को क्लैरिटी आ जाए, दैट इज मैं एनलाइटेंड हो गया, मैं आत्मज्ञानी हो गया। तो बिना इस आत्मज्ञान के हम लाइफ सिर्फ जिए जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कई लोग तो बेयर मिनिमम पे अटक जाते हैं, भाई रोटी कमा लो, खा लो, सो जाओ, सुबह अगले दिन फिर कमाने चले जाओ। वही, बहुत से लोग तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, जो इसी में घूम रहे हैं, जिन्हें मैं एनपीसी कहता हूँ। कुछ लोग स्पर्धा में लग जाते हैं। मेरे पड़ोसी ने मारुति 800 ली, मैं वो लूंगा, i10 लूंगा, उसने i10 खरीद ली तो मैं फलानी लूंगा, इसने 2 कमरों का मकान बना, मैं 3 का। रिश्तेदारों से ऐसी स्पर्धा, जबकि
भाई उसने, तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारा देख के नहीं बनाया। आज उसके पास पैसा था, उसने, भाई हर कोई चाहता मैं अच्छी सुविधाओं में रहूं। अब देखो, मैं जब यहाँ 6 साल पहले आया था इस घर में, अपने पुराना घर छोड़ के अंदर, अपने पुराना जिसमें मेरा जन्म हुआ, जब मैं यहाँ आया, यहाँ कुछ भी नहीं था। पुरानी मेरी वीडियोस देखोगे, इसी कमरे की दीवारें, वो कली की पुती हुई गंदी संदी, ऐसा ही नहीं था। कहाँ से करूं? आज मैंने पैसा कमा लिया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पेंटिंग्स टंगी हुई हैं, बढ़िया से व्हाइट वॉश हो रखी है सब, आज एसी भी लग रहा है, सब कुछ है। तो मेरे पास जैसे जैसे पैसा आया, मैंने वैसे वैसे सुविधाएं बढ़ाई। हर कोई चाहता है, तो पैसा है किस लिए? सुविधाओं के लिए। अगर आप बहुत से कंजूस होते हैं, वो पैसा खर्च ही नहीं करेंगे, वो कमा कमा के रखते रहते हैं। किस लिए, किसके लिए बताओ? तो पैसे का बेस्ट उपयोग यही बताया है कि सबसे बेस्ट तो है अपने ऊपर खर्च करो, बच जाए तो दान करो। अब कोई अपने ऊपर भी ना खर्च करे, उससे पूछो तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे नहीं पता। उसकी बेसिक है, कहाँ से वो ये संस्कार पुराने जन्म से आए, इस जन्म से आए, उसे कहाँ से कंजूसी के संस्कार मिले। वो जिंदगी भर ऐसा ही रहने वाला, वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन उससे पूछो उद्देश्य क्या है लाइफ का, उसके लिए पैसा कमाना उद्देश्य है, लेकिन है वो भी नहीं, क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों करता है। ऐसे अंधकार में हम जिए जा रहे हैं, हमें कोई नहीं। अब आप पशु पक्षियों की बात करो, एक मधुमक्खी की बात कर लेते हैं, छोटा सा जीव है। आप क्या कहोगे, वो एनलाइटेंड है कि नहीं? हो सकती है, क्योंकि उसे पता है कि उसे फूलों से वो लेकर के अपना मधुमक्खी को एक शहद बनाना है। आपने देखा उसके छत्ते की कैसी संरचना होती है? छत्ता देखा कभी मधुमक्खी का? मधुमक्खी का छत्ता देखा उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें वो पूरी कॉलोनी बसाती है अंदर, उसमें वो घूमते भी हैं, बच्चे अलग रखे जाते हैं, फूड्स उनका। पूरे छत्ते में शहद नहीं होता है, शहद एक पार्ट में होता है। ये कौन सिखाता होगा? ये तो हो सकता है कि बिकॉज वो पूरी एनलाइटेंड है। हम सोचते हैं कि दुनिया में सबसे समझदार हम मनुष्य हैं, और बाकी ये गधे घोड़े जानवर, ये पशु पक्षी, ये सब बेवकूफ हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं, इनमें कोई वो नहीं। लेकिन दे आर फुल्ली एनलाइटेंड। आप बेवकूफ हैं, आपको पता नहीं है आप कौन है और आपका पर्पस क्या है, इस शरीर से आपको क्या काम लेना, उन्हें पता है। मधुमक्खी, मैंने एग्जाम्पल के लिए मधुमक्खी उठाई है, इसलिए मधुमक्खी को पूरा पता है जन्म लेते ही क्या करना कि है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसे क्या करना है। उसे कोई नहीं सिखाता कि फूलों से उसको रस कैसे चूसना है। उसे कोई नहीं सिखाता कि उसे उड़ के जाना, किस तरह से अपने छत्ते तक वापस आना है। इनबिल्ट है, लेकिन फुल्ली एनलाइटेंड है। उसकी अपनी कैपेसिटीज, कहाँ उसे डंक मारना है, कैसे उसे छत्ता बनाना है, किस छत्ते में कहाँ कौन सी चीज रखनी है, उसमें कितना दिमाग होगा बताओ? कितनी सी तो वो है। और एक इतनी बड़ी भी आती है, एक तो इतनी सी आती है, बिल्कुल छोटी मधुमक्खी बोलते हैं जिसे। और हाँ, वो ये कि उसे कैसे पता कि मुझे क्या करना है। अच्छा, मधुमक्खी बहुत बड़ी है, अब चींटी पे आ जाओ। चींटी कितनी होती है? चींटी भी छोटी है, पर उसे पता होता है वो भी पूरी कॉलोनी बनाते हैं, उनकी रानी होती है, वो बच्चे देती है, उसको फीड करना। कि चींटी अंदर खेती करती है। ये जो आपको लगता होगा, ये जो भी काकरोच वाकरोच मर जाते हैं, कोई कीड़ा टिड्डा बिड्डा मर गया, उसे खींच के ले जाती हैं, वो खाती नहीं है उनको। वो क्या करती है, वहां उन्हें चलाती है, उनकी लार करके, वो शाकाहारी है चींटी, और उसे बिछा देगी सारे अपने उसमें, उसका फंगस उगती है, उस फंगस को खाती है। खेतियर है वो, कौन से खाता है उसे? दे आर फुल्ली एनलाइटेंड। शेर को पता है मैं शेर हूं, मुझे क्या करना है, कैसे शिकार मारना है। भूख नहीं होगी अगर शेर को, वो शिकार नहीं करेगा, क्योंकि वो फ्यूचर में रहते ही नहीं, वो प्रेजेंट में रहते हैं। हाँ, कभी देखा किसी शेर को, कुत्ते को, बिल्ली को आपने वो डिप्रेशन में जाते हुए? नहीं। कभी आंसू बहाते हुए देखा? इवन आपने देखा होगा बहुत सी बार स्ट्रीट डॉग्स को चोट लग जाती है, उनके टांग टूट जाती है, वो ऐसे लंगड़ा के चलता रहेगा, रोता नहीं। मैंने एक वीडियो देखा था, मगरमच्छ ने अपने जबड़े में मंकी का बच्चा दबा रखा था, वो खाएगा तो है ही उसे,
अब कुछ देर उसने मंकी ने मेहनत करी, मतलब उसने भी पूरा दबाया नहीं उस पे, या तो उसको भूख नहीं थी या मूड नहीं था, पता नहीं क्या था। वो बच्चा फिर उसके मुंह में ही बैठा बैठा खेलने लगा। एक सांप ने पकड़ लिया बंदर के बच्चे को, वो उसे बार बार लगा और वो खींच खींच के उससे बाहर निकल रहा, डरा नहीं। लेकिन डर नहीं है उनमें, डर नहीं है। प्रेजेंट में रहते हैं वो, फ्यूचर के लिए कुछ इकट्ठा नहीं करते। आदमी को बेशक भूख ना हो, वो मार डालेगा दुनिया भर की चीजें, और दुनिया भर की चीजें खसोटता रहेगा कि कल को अगर मेरे से ना बन पाया तो मुझे ये उस समय काम आएगा, जबकि कल क्या होने वाला उसको नहीं पता। एक चीज और भी है, अभी माइंड में आई कि आदमी को चिंता ही क्यों होती है कि कल के लिए करना है। वही वहीं पे आ रहा हूँ, हाँ, वहीं पे आ रहा हूँ। और जब आप देखेंगे कि हम लोग अधिकतर घर में कुछ जानवर पाल लेते हैं, कोई कुत्ता पाल लेता है, कोई बिल्ली पाल लेता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, घोड़ा, हम उनको कुछ चीजें सिखा देते हैं। कुछ देखा होगा आपने, कुत्ते कुछ अखबार उठा के ला देते हैं, कोई कहता है भाई ये ले आओ, वो ले आता है। तो कुल मिला के आप सोचते देखो हमने कितना अच्छा सिखा दिया कुत्ते को, हमने, हमारा कुत्ता कितना समझदार हो गया। लेकिन असलियत पता है आपको, आप उनको उनके एनलाइटनमेंट से हटा रहे हैं। वो कुत्ता आपसे प्यार करने लगता है, जबकि उसके बिहेवियर में जब तक वो एनलाइटन था तब तक वो प्यार नहीं कर रहा था, वो खुश था। अभी आप उसको, क्योंकि आपने पाला और उसने आपने उसे इतना लगाव दिया, उसकी एक एक मूवमेंट, जैसे हम कुत्तों को भी अपने बच्चों की तरह पाल लेते हैं। जैसे हमारा छोटा बच्चा होता है, जब वो बोल नहीं पाता तो हम उसके इशारों से समझ समझ के उसको, अब ये अरे ये इसको भूख लगती है तब ये ऐसा करता है, अरे इसको ये चाहिए इसलिए ये ऐसा मूवमेंट करता है। ऐसा ही हम कुत्ते को समझने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग है ना, हम खोपड़ी ज्यादा चलाते हैं। तो हम उसको वो देने लगते हैं, उससे ना कुत्ते का हमसे लगाव बढ़ जाता है। अब उसका वो प्रेम होता है जो अधिकतर मनुष्य को मनुष्य से होता है, या हालांकि वो प्रेम नहीं है, उस पर खैर आगे बात करेंगे कभी। तो उसे वो प्रेम होने लगता है और उसकी एनलाइटनमेंट हमने खत्म कर दी। और अब आप मान लीजिए 5 दिन के लिए किसी टूर पे चले, मान लो आपका कुत्ता आपसे बहुत अटैचमेंट है, आपको कंपनी ने 5 दिन के लिए टूर पे भेज दिया। अब वो खाना पीना नहीं खाएगा, वो हमेशा बाहर झांकता रहे। आप आए 6 दिन बाद, वो दुनिया, कोई घर का सदस्य ना आए, अगर उसको दरवाजे की एक्सेस मिल जाए खुलने की, बाई चांस उसने खोल लिया, तो वो बाहर ही मिलेगा तुम्हें, और तुम्हें वहीं से ही तुमसे चिपटता हुआ आएगा। तुम्हें लगेगा मेरे से कितना प्यार, पर तुमने उसे बर्बाद कर दिया, उसकी एनलाइटनमेंट खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दी? क्योंकि आपने उसे कुछ सिखा दिया, आपने उसका माइंड एक्टिवेट कर दिया। जब तक उसका माइंड एक्टिवेट नहीं था, जब तक उसके पास थॉट्स नहीं थे, वो फुल्ली एनलाइटन था। यही हमारे साथ है। देखो इस सवाल का आंसर, पहले छोटे से सवाल का आंसर लाने के लिए मैंने कितना गेम किया ताकि आप समझ पाए। तो हमारा भी जो मेन खेल है वो माइंड का है। माइंड जब तक आपका एक्टिवेट है, आप एनलाइटेंड कभी हो ही नहीं सकते। और जो आपने कहा साधना से हमें क्या मिलता है, साधना हमें, क्या क्वेश्चन था, सॉरी, साधना क्या है और हमें क्यों करनी चाहिए? साधना से अगर मैं इन वन वर्ड कहूं तो आप अपने दिमाग को बंद करना सीखते हैं, जो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है आपके एनलाइटनमेंट पाने में। अब इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि साधना से आप एनलाइटेंड होते हैं, आपको आत्मज्ञान मिलता है, आप कौन हो, आप यहाँ क्या करना है, आपकी क्या कैपेसिटी है, आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इसे दोनों तरह कहा जा सकता है। माइंड का डिस्ट्रक्शन जो है, जो डिस्ट्रैक्ट करता है माइंड आपको, उससे बचाती है साधना, क्योंकि वो माइंड को बंद करने में हेल्प करती है। और जैसे जैसे आपका माइंड बंद होता जाता है, इधर आपको एनलाइटनमेंट मिलता जाता है, उतना उतना आप अवेयर होते जाते हैं। इस माइंड की वजह से आप अवेयर नहीं। कैसे? अभी आप मुझसे पॉडकास्ट में बैठे मेरे से बात कर रहे हैं, आप मुझे गारंटी से कह सकते हैं आपके दिमाग में इस बीच में जब से पॉडकास्ट शुरू हुआ कुछ नहीं चला? नहीं, थॉट्स आते रहते हैं, आते रहते ना। हाँ। मैं कह सकता हूँ कि जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात ही कर रहा हूँ, मेरे दिमाग कुछ नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा थॉट कुछ है ही नहीं, मैं सिर्फ फोकस्ड हूँ इसी पे बात कर रहा हूँ।
एक एक चीज, कुछ नहीं चल रहा बैकग्राउंड में, कहाँ क्या है कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा माइंड पूरी तरह से शांत हो गया, उसे होने में भी और समय लगेगा, लेकिन मैंने आज 4 साल की साधना में ये पाया है कि मैं अपने माइंड को जितना चलाना चाहता हूँ केवल उतना ही चलने देता हूँ। मैंने इसका कब्जा ले लिया है। कब्जा ले लिया है। अब तक क्या है, आपके पास इसका कब्जा नहीं है, ये आपको घुमा रहा है इधर उधर। हाँ, हर टाइम पे कुछ ना कुछ आता है। डिस्ट्रैक्शन करता रहता है, आपको फोकस नहीं रहने देता। आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, आप मेरे लिए कोई कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, अब बीच में से कुछ ना कुछ फोड़ देगा बीच में से, अबे यार वो तो रह गया, अबे यार उससे भी बात कर ले, उसका कॉल आया, यू आर नॉट फोकस्ड। मैंने देखा जैसे जैसे, अब 4 साल में मैं यहाँ तक आया हूँ, लेकिन ये 1.5-2 साल के अंदर ही होने लगा था कि जब मैं ऑफिस का काम, शुरू में क्या था कि जब मैं ऑफिस का काम करता था तो बीच बीच में मैं पुराने लाइव आप देखेंगे तो मैं ऑफिस के काम के बीच में ही लाइव बना देता था कि अगर मुझे खाली बैठे समय मिल जाए तो मैं वहीं पे लाइव ऑन करके बना देता था कि मैं खाली हूँ तो कर देता हूँ, मल्टीटास्किंग। लेकिन बहुत समय से आप मेरे लाइव्स देखेंगे तो मैं बिल्कुल लाइव्स अलग बना रहा हूँ या वीडियोस भी अलग बना रहा हूँ। अब मैं जब ऑफिस में होता हूँ तो मैं 100% ऑफिस में हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता। और जैसे ही मैं ऑफिस बंद करता हूँ, अब मुझे अगर वीडियो बनानी है तो फिर मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। हमें आज तक ये मल्टीटास्किंग सिखाई जा रही है, हमें कहते हैं मल्टीटास्किंग करो तभी आगे बढ़ोगे। ये गलत है, ये भी हमें बेवकूफ बनाया गया। आप जितना फोकस्ड वर्क करेंगे उतना ही बढ़िया होता है। ये आपको फोकस करता है, ये फोकस करता है, आपके जो दिमाग की लहरें हैं ना उनको कम करता है, और उन्हीं की वजह से आप एनलाइटनमेंट में हो। मतलब ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपने माइंड बंद कर दिया, आप एनलाइटनमेंट के लिए अलग से कुछ करना होगा। जैसे जैसे माइंड बंद होता जाएगा आप एनलाइटनमेंट होते जाएंगे, जैसे जैसे माइंड बंद होगा वैसे ही आप फोकस्ड होते चले जाएंगे, जैसे जैसे माइंड बंद होगा उतना ही आप में अवेयरनेस आती चली जाएगी। ये सारी चीजें माइंड से ही है। तो ये उस माइंड को बंद करने का काम करता है। अब इसे 3-4 अलग अलग स्टेटमेंट दे देते हैं। मेडिटेशन से आप अपना माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, फोकस बढ़ा सकते हैं, आप एनलाइटन हो सकते हैं, और अपनी लाइफ का पर्पस जान सकते हैं। इस बॉडी से आप कहाँ तक मैक्सिमाइज, ये बॉडी किस लिए बनी है, इससे क्या किया जा सकता है वो आप देख सकते हैं। आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है उसके बाद, क्योंकि आप बिना मतलब पछड़ों में नहीं पड़ते। लेकिन इसका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि ये आपको बिल्कुल अकेला कर देता है। दुनिया, आप बिल्कुल भीड़ में बैठे होगे, पूरा शोरगुल चल रहा है, मेला चल रहा, आप अकेला ही महसूस करेंगे। ये आपकी पूरी रिश्तेदारियां खा जाएगा, ये आपके रिलेशनशिप्स खा जाएगा, ये मतलब आपके जीवन में कोई नहीं, ना मित्र होंगे ना कोई होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग छोड़ के चले जाएंगे या आप अपनी बीवी बच्चे माँ बाप को तलाक दे के निकल जाएंगे कहीं जंगल में, ऐसा नहीं है। ये तो एक बहुत इजी वे था पुराने जमाने में कि लोग घर छोड़ देते थे ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो उन्हें। लेकिन असली संन्यास वो है कि आप उनके साथ ही रहेंगे लेकिन होंगे नितांत अकेले। मतलब उनके लिए आप सारे कर्तव्य पूरे करेंगे लेकिन अटैच नहीं होंगे, डिटैच होके रहेंगे। हाँ, कि वो अटैचमेंट वाला सीन नहीं होगा कि हम अटैच नहीं रहेंगे किसी से भी। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि दुनिया एक स्वप्न है या एक गेम चल रहा है। अभी तक आप, जब तक आप माइंड से काम कर रहे हैं, आप गेम में इन्वॉल्व हैं। और जैसे ही आप मेडिटेशन में आते हैं, अवेयर हो जाते हैं, आपको पता चलता है यार ये तो गेम चल रहा है, मैं क्यों इसमें पागल हुआ जा रहा हूँ। जैसे ही आपको समझ में आता है गेम है, आप अब बाहर डायरेक्टर की कुर्सी पे आ जाते हैं। ये आपको डायरेक्टर बनाया था, ये क्रिएटर बनाया था आपको। अब आप गेम को गाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं पूरा गेम, उसे गाइड कर रहे हैं, और उसमें फेरबदल भी आप कर सकते हैं। फेरबदल से मेरा मतलब ये मत समझना, वास्तव में आप अपनी लाइफ में चीजें क्रिएट कर पाते हैं लाइक अ गॉड। आप पूरी तरह से गॉड बन जाते हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जैसे मतलब, लेकिन वहां तक पहुंचने में समय लगता है। ऐसा नहीं है ये एक महीने में, एक दिन में नहीं। जितना मैंने कहा ना माइंड बंद करने में, मैंने आपको बताया 4 साल मेरी साधना को हो गए, 4 साल से ऊपर। मैं भी माइंड को कंट्रोल तो कर पाया हूँ लेकिन बंद नहीं कर पाया। तो समय लगता है। आज से 5 साल बाद मैं किस स्टेटस पे होऊंगा मुझे खुद नहीं पता।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक तरीके से लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प नहीं करती, बल्कि लोगों से दूर करती है धीरे धीरे। नहीं नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, इसे ऐसा कहना चाहिए जिस इल्यूजन में आप जी रहे हो। दुनिया यही कहते हैं ना, माया का संसार है। हिंदू मैथोलॉजी में यही कहते हैं कि माया रूपी संसार है, आप इस माया में फंसे हुए हो। माया को इंग्लिश में कहते हैं इल्यूजन, धोखा। तो ये जो धोखे में जिसमें आप जी रहे हो, अवेयरनेस आ जाती है, इसे देख पाते हो कि ये है क्या। तो ये आपका रियल सेल्फ आपको देता है। इस मैट्रिक्स से, इस इल्यूजन से, इस माया से आपको बाहर निकाल के खड़ा कर देता है। फिर आप इस माया को देख के और इस प्ले को गाइड करने में, मैंने वही कहा ना, आप मास्टर हो जाते हो अपनी लाइफ के। आप चाहोगे जैसे वैसे चलेगा खेल। लेकिन आज हो सकता है आपकी ये हसरत हो कि मैं मास्टर बन जाऊं तो कल को मैं महल बंगले गाड़ी खड़ी करूंगा। लेकिन जैसे जैसे आप मास्टरी हासिल करते जाते हो, आपको पता चलता है कि यार ये महल बंगले गाड़ी भी बेकार की चीज है, ये भी तो मैट्रिक्स की चीज है, ये भी तो माया ही है। आप वो इच्छाएं खत्म होती चली जाती है। ठीक है। तो और आप इतने हैप्पी, मतलब आपके पास कुछ, मैं ये नहीं कहता कि आप इससे पैसा कमा लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन आप हैप्पी, रियल हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, जॉय। डर तो कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं होगा, डर किसे कहते हैं। ठीक है। तो अब जैसे जैसे हमें पता चला कि मेडिटेशन एक्चुअल में क्या होती है जी, अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है साथ में कि आज का जो टाइम है उसमें जो जनरेशन आ रही है, लाइक मेरी जनरेशन है या फिर वो जो न्यू हाँ, अभी जनरेशन आ नए रही हैं, है, मेरे भी बच्चे हैं, अभी पैदा हाँ, हुए हैं, दो कोई 7 तो साल का, कोई 8 साल वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं का। जी। और सोशल मीडिया पे चीजें इतनी तेजी से बदल रही है, दिखता तो कुछ और है पर वो जो बैक एंड में है वो कुछ और है, पर चीजें दिखती हैं कि इंस्टेंट वो हो गया। अब इंस्टेंट में आपने भी बताया कि ये एक लंबा प्रोसेस है, पर चीजें लोगों को आदत पड़ गई कि हमें इंस्टेंट चाहिए सब कुछ। तो क्या ये जनरेशन है, ये जनरेशन क्या मेडिटेशन कर पाएगी या कर सकती है, और अगर वो मेडिटेशन करती है तो उससे उसे क्या बेनिफिट होगा देखो, एक्चुअल में? जहां तक आपका सवाल है, अगर किसी के मन में यही है कि मुझे हर चीज इंस्टेंट चाहिए, तो भाई देखो, मेरा पहले भी मैंने वीडियोस भी बनाए इसके लिए कि भाई लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं चलते। शॉर्टकट आपको थोड़ी देर के लिए स्टिमुलस दे देता है, लेकिन बाद में आके आप फिर गिरते हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स इस लाइफ में है ही नहीं। इंस्टेंट यहाँ कुछ नहीं होता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया वगैरह पे जो चीज परोसी जा रही है, जो आज की जनरेशन देख रही है और उसको देख के बड़ी खुश हो रही है। अभी जैसे आप देखो, मेरे वीडियो चैनल को चलते हुए लगभग 3 साल से ऊपर हो गए। मेरे पास लगभग 6100 सब्सक्राइबर है, और उसमें से मैं आज भी यही कहता हूँ कि मुश्किल से 200 लोग ऐसे होंगे जो ढंग से उसे देखते हैं, जिनकी श्रद्धा उसमें, जो समझते हैं चीजों को। बाकी के तो उन्हें कोई देख रहा था, उन्हें अच्छा लगा मेरा वो वाला कंटेंट, उसे सब्सक्राइब मार दिया। अब उन्होंने दोबारा देखा हो नहीं देखा हो मुझे नहीं पता, और बहुत से मनोरंजन के रूप में देखते हैं, क्योंकि 6100 सब्सक्राइबर में अगर मैं कहता हूँ, अगर मेरे पास 500 सीरियस सब्सक्राइबर होते तो आज मेरे से सीखने वाले जो मेरे पास 60-62 है, उनमें कम से कम 150 लोग तो होते। तो उससे मैं आइडिया लगा लेता हूँ, और मुझे सब्सक्राइबर से लेकिन अभी मैं यहाँ पे कोई फूहड़ जोक डालने शुरू कर दूं वीडियोस, जैसे अपनी बहुत देखा होगा आपने, आजकल एक वो पति पत्नी बना रहे हैं कई लोग ब्लॉग, वो बिना मतलब अपनी पत्नी को जबरदस्ती के, मतलब फूहड़ बनेंगे बिल्कुल बिना मतलब के, द्व्यर्थी संवाद, फालतू पंड की कहानियां, उन्हें देखने में बड़ा इंटरेस्ट है आप लोगों को। तो आज ये मेरे सब्सक्राइबर लाखों में हो सकते थे, करोड़ों में हो सकते थे, और मेरे को इससे अर्निंग भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हो रही, क्योंकि लोगों को वही इंस्टेंट चाहिए। उन्हें हंसी खुशी भी इंस्टेंट चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस का बहुत चल रहा है, इसलिए बस्सी वस्सी जैसे हैं, बहुत सारे हैं। उनको क्या है, बस उनके पास टाइम नहीं है, विद इन 1 मिनट उनको हंसी आ जानी चाहिए, हंसी आनी चाहिए, वही। ठीक है, ऐसी जनरेशन कैसे? हाँ, लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो हंसी है 1 मिनट वाली, वो आपके अंदर तो 2 सेकंड में नहीं टिकती। वही 1 मिनट देख के जो आप हंसे हैं, उसका जॉय आपको 2 सेकंड नहीं मिलता। हाँ,
और यदि कहीं खुदा ना खास्ता आपने वो दोबारा देख लिया तो आप हंसोगे नहीं। वही, क्योंकि वो उसमें भी ऐसे ही करते हैं, वो 1 मिनट देखा, हाँ नेक्स्ट मिनट एक नया जोक चाहिए। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसी से रिलेट करना है इसको, क्योंकि बातें मेरे से देखो उच्छृंखल यानी हल्की बातें नहीं कही जाती, मैं बड़ी ठहराव के साथ थोड़ी गहरी बातें करता हूँ, इसलिए मैं एक छोटी सी बात को समझाने के बहुत बड़ी भूमिका लेता हूँ। अगर आपने जेफ बेजोस का नाम सुना हो, बिल गेट्स का नाम सुना हो, मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना हो, इन लोगों ने अपने बच्चों को मोबाइल्स नहीं दे रखे। हाँ, नहीं दिए हुए हैं। इवन बिल गेट्स ने तो अपने बच्चों को ऐसी जगह पे पाला जहां कोई गैजेट ही नहीं। एक अभी किसी लेडी का नाम मुझे बताया था, वो कहते हैं कि वो केवल 1 महीने के लिए अपने बच्चों को टीवी का एक्सेस देती हैं, और वो भी बड़ा वॉचफुल, क्या देखेंगे और कितनी देर देखेंगे। मेरे अपने बच्चों को मोबाइल के एक्सेस बहुत ना के बराबर है, टीवी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हमने उनको लाइफ ऐसी दी है, मैं उनके साथ मजाक करता हूँ, उनकी मम्मी मजाक करती है, वो हमसे डरते नहीं है और वो खेलते हैं। एक बार बताओ, दुनिया के इतने बड़े अमीर आदमी बिल गेट्स, उसके पास कौन सा मोबाइल नहीं हो सकता? दुनिया का महंगा से महंगा मोबाइल उसके पास हो सकता है। जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का मालिक है, उसके पास किस चीज की कमी है? क्यों नहीं दे सकता वो अपने बच्चों को? क्यों दूर रखता है? क्योंकि ये लोग बहुत समझदार लोग हैं, इनको पता है कि हमने क्या क्रिएट किया है, हम इस दुनिया को कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारे बच्चे उसमें नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे तो राज करने के लिए पैदा हुए हैं, हम तो अमीर हैं, हमें अमीर होना है और हमें राज करना है। वो उनको वो चीजें सिखाते हैं, और आप लोगों को गुलामी करने की आदत है, तो आप उसमें अटके हुए हैं। जो अब यही चीजें, मेडिटेशन से क्लैरिटी आती है। मैं भी मेडिटेशन में नहीं आता तो मैं भी बच्चों को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो भी बहुत लोग खुश होता है, वहां बच्चा तो बहुत मोबाइल चला लेता है। अबे मोबाइल कोई बड़ी चीज है? तू इस बच्चे के हाथ में कभी भी दे दियो, सिर्फ इसको 2 दिन के लिए दे दियो मोबाइल, और फुल डे तो 1 दिन के लिए दे दियो, शाम तक तेरे सारे ऑप्शन निकाल के दे देगा। तो मोबाइल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है चलाना, लेकिन उसके थ्रू जो इल्यूजन मिल रहा है आपके बच्चों को, उस पर आपका गौर ही नहीं है, वही जो शॉर्टकट लेने की। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, क्या वो मेडिटेशन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल वही, कर सकते हैं। कैसे करेंगे अगर कर सकते हैं लेकिन आप ये देखो कि सोशल मीडिया के थ्रू ये जो रील्स का कल्चर चल रहा है आजकल, 1-1 मिनट वाला शॉर्ट्स का कल्चर चल रहा है, इसके चक्कर में एक तो बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया, हाँ, दूसरा उनमें पेशेंस की कमी हो गई, सबसे ज्यादा धैर्य नहीं है धैर्य उनमें। नहीं है बिल्कुल भी। अब कहने को तो मेरे पास बच्चे हैं 18-18 साल के भी सीख रहे हैं मेरे, एक 18 साल का है, एक 19 साल की है, सीखती है। पर वो उनकी जो एक तरीके से देखा जाए ना, क्वांटिटी बहुत कम है, ना के क्योंकि बराबर ना है, के बराबर है। ना के वही, बराबर। तो आप देखो ना, मैंने वही तो बताया, 61 सब्सक्राइबर्स में मेरे पास 62-63 बंदे सीख रहे हैं। हाँ, और उसमें से भी आपने बताया कि 18 साल का 1 या 2 ही होंगे तो एक 18 का, एक 19 की है। वही अब वो 19 वाली शायद 20 की हो गई होगी, क्योंकि जब आई थी तब 19 की थी। वही अब एक 18 का आया, उनको पेशेंस सिखाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन सिखा रहे हैं, लेकिन उनमें ललक है सीखने की, वो कुछ उनके अंदर कुछ है, फायर, पिछले जन्म का कोई संस्कार होगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ, अगर आपने मेरा एनपीसी वाला वीडियो देखा हो, दुनिया में इस समय एनपीसी बहुत ज्यादा है, तो वो यहाँ पे एक्चुअली ये सब करने ही नहीं आए, वो तो सिर्फ उन लोगों के लिए आए हैं जिन लोगों में चेतना है, जिनको उठना है ऊपर, जिनको अपना, जिनके पास गोल है। उन लोगों के पास गोल ही नहीं है, वो तो इस मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए आए हैं, फंसाने के लिए आपको। ये देखो, जितना आपको आगे जाना होगा उतना ही टेस्ट आपका कठिन होना चाहिए, जितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए उतना टेस्ट, तो वो अब टेस्ट को कठिन करते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 साल में कोई नया युग परिवर्तन होने वाला है, कोई 5D में कुछ शिफ्ट हो रही है, कॉन्शियसनेस फलाना ढिमकाना। हालांकि पहले मैं भी मानना था, क्योंकि बहुत कुछ सुन रहा था, लेकिन अब मेरे मन से ये कहता है जब होगा तब देखेंगे, होगा तो हो जाएगा, नहीं तो होगा, क्योंकि अब मैं उस स्टेज पे आ गया कि मुझे जो 5D में जाके मिलना है वो तो मैंने मिल ही लिया ना, मेरे को प्राप्त हो ही गया, मैं तो उसमें आगे बढ़ ही रहा हूँ। तो अब 5D में जाके भी क्या, मुझे उसकी भी इच्छा नहीं है कि मैं 5D में जाऊं। लेकिन नई जनरेशन कर सकती है अगर करना चाहे, लेकिन हमारा बॉर्न एंड बॉटअप ऐसा है
कि वो नहीं कर पाएगी। जो इस रील कल्चर में पड़ा हुआ है, जो इस व्हाट्सएप कल्चर में पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पढ़ना ही बंद कर दिया, उन्होंने शोध करने बंद कर दिए, उन्होंने दिमाग चलाना ही बंद कर दिया। जैसे एक कोई कवि या लेखक थे, उनकी बात मैं सुन रहा था, तो बता रहे थे कि पहले जब हम चांदनी चौक जाते थे तो हमें भूख लगती थी, तो हमें बड़े मुश्किल से कोई खाने का ठेला खोजना मिलता था, और वहाँ किताबों के जगह जगह ढेर लगे मिलते थे, किताबें बहुत बिकती थी वहाँ। बोले आज हम जाते हैं तो कदम कदम पे खाने की दुकानें हैं, किताबों की तो अब नई सड़क एक है, उस पे भी पूरी नहीं मिलती। तो बोले इतना पतन हमारे उसका हो गया है कि हम कहाँ से बस पेट तक सीमित रह गए। तो आज की जनरेशन वही है। लेकिन चाहे तो सब कर सकती है, लेकिन देखो विल पावर होनी चाहिए अंदर से। अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ, और बेटर यही होता है, देखो अगर आप में थोड़ा सा पेशेंस है और वास्तव में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, मैं नहीं, किसी से भी सीखो जो आपको अच्छा लगे, और इसको कम से कम 6 महीने का समय तो देना ही चाहिए। मतलब आप जब आए किसी के पास सीखने, तो सोचो कि 6 महीने तो मुझे रुकना ही है, दिस वे और दैट। मेरे पास बहुत से आते, बड़े बड़े आते, बड़ी 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 बातें करते आते हैं, उनको जरा कुछ कह दो, ईगो पे लग जाती है, भाग जाते हैं। मेरा क्या लगे, मेरा क्या नुकसान किया, तुम तो जैसे थे वैसे ही होकर चले गए। तो फिर मुझे ये कष्ट होता है, भाई तू आया ही क्यों था। बहुत से कोई 1 हफ्ते में चला जाता है, कोई 5 दिन में ही चला जाता है, कोई 1 महीने भी नहीं टिक पाता। जो टिक पाते हैं वो मजे ले रहे हैं। ठीक है। अभी जैसे एक बात आई कि लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो मेडिटेशन से हमारी लाइफ चेंज किस तरीके से होगी? आर्थिक स्थिति ठीक होंगी, हमारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा वो होते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे होंगे, मतलब क्या चीजें होंगी? लोग पैसा कमाने के भूखे हैं आज के टाइम पे, पैसे की हर किसी को भूख है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो सीधा सीधा लाइफ चेंज होने का मतलब वो ये है कि वो अगर गरीब है तो वो अमीर बन जाएगा। किस टाइप से लाइफ चेंज होगी, ये थोड़ा सा बताइए। देखो अगर आप मेडिटेशन में इसके लिए आ रहे हैं कि आप पैसा कमा लेंगे, हम्म। आपके रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएंगे, आपको दुनिया भर की सिद्धियां कहानियां मिल जाएंगी, तो आप गलत आ रहे हैं। मतलब जो रियल मेडिटेटर है, जो सिखाने वाला है, या जो रियल मेडिटेशन सिखाता है, वो तो आपको कभी कहेगा ही नहीं ये मिलेगा। आर्थिक स्थितियां सही हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो जाए, क्योंकि इसमें आने के बाद होगा क्या? पहली बात तो आप पे धैर्य आएगा, आप फोकस्ड होंगे। जो जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आपके रिलेशनशिप्स खराब हुए थे, वो प्रॉब्लम्स आप हटा देंगे, क्योंकि देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपके मेरे बीच में कोई झगड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं मैं बिल्कुल सही हूँ, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हैं मैं बिल्कुल सही हूँ, तो आपको हार थक के पीछे हटना ही पड़ेगा, आप निकल जाएंगे, मैं कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। झगड़े का मतलब ही ये हो गया कि मैं भी इन्वॉल्व हुआ, झगड़ा तभी हो सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी किसी से अनबन हुई है, झगड़ा हुआ है, तो आप बराबर इन्वॉल्व है, तो पहले आप अपना इन्वॉल्वमेंट देखो, आपका कहाँ था, अपना खत्म कर लो, झगड़ा होगा नहीं। हवा में घुमाते रहो, हाथ बज रही है ताली, ताली की आवाज आएगी ऐसे, ये लगा दूसरा, तब बजी। अब इसको हटा दो। तो हम मेडिटेशन में क्या सिखाते हैं, हम ये वाला हाथ आपका ये हटा देते हैं, तो प्रॉब्लम्स, वो जो झगड़े टंटे थे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये मत मानना कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आपको हम खुद को बदलना सिखाते हैं, दूसरा को आप चेंज नहीं कर सकते। और इस बदलाहट में क्या होता है कि आपके वो रिलेशनशिप खत्म ही हो जाते हैं, क्योंकि आप इस तरह के हो जाते हैं कि दुनिया के साथ आपकी जो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। तो आप कहते हैं भाई तू अपने घर में अपने घर। शांति तो बहुत मिल जाती है, लेकिन रिलेशनशिप नहीं बचेंगे। मेरी लाइफ में अब कोई रिलेशन नहीं बचा, इवन मेरी पत्नी बच्चों का भी रिलेशन नहीं बचा है। सिर्फ मेरा कर्तव्य है कि भाई ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं साथ रहता हूँ, कि मैं टेक है, मैं कमाता हूँ, तो पत्नी मुझे खाना बना के देती है, मेरे कपड़े धोती है, साफ सफाई करती है इस घर की, उसका उसको पे करता हूँ। और बच्चे हैं, क्योंकि अभी वो इस लायक नहीं है कि कुछ कर सके, तो भाई क्योंकि मैंने पैदा किए तो मेरा कर्तव्य बनता, मैं छोड़ के थोड़ी भाग जाऊंगा। तो जब तक जैसा भी मैं दे पा रहा हूँ उनको परवरिश, वैसी मैं दे रहा हूँ। इससे ज्यादा मेरा कोई संबंध अब किसी से है नहीं, मैं किसी के आता नहीं, किसी के ऐसे हो जाओगे। अब रही बात
आर्थिक स्थिति। देखिए, आर्थिक स्थिति इसमें बदल भी सकती है, बदल नहीं भी सकती है, लेकिन आर्थिक स्थिति कैसी भी हो उसका आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिसे कहते हैं महा आनंद, परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आपको ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरी आर्थिक स्थिति सही है कि खराब है। क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब कब लगती है? जब आप अभाव महसूस करते हैं। हाँ, एक्चुअल में वही। ठीक है ना? हाँ, असली खेल क्या है, लोगों को यही समझ में नहीं वही आता। समझ नहीं आता। लोगों को लगता है पैसा आ जाए तो आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि नहीं, हाँ, पैसा आने के बाद भी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, क्योंकि अब आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, अब वही बड़ा वही बंगला चाहिए, फिर पैसे कम पड़ गए। वही। अब आपको गहने खरीदने, फिर पैसे कम पड़ गए। आप अभाव को जितना बढ़ाते चले जाएंगे, आर्थिक स्थिति उतनी खराब होती जाएगी। चाहे नो मैटर कि आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, अगर आपका अभाव बढ़ता गया तो 10 लाख भी कम है, और अगर आपने अभाव घटा दिया तो 10,000 भी ज्यादा। मैंने ये प्रैक्टिकल किया जब मैं परेशानी में था लॉकडाउन के टाइम में। मेरे घर में केवल 8,000 रुपए कैश पड़े हुए थे, लॉकडाउन लग गया बहुत। मैं 1 हफ्ता तो काट दिया, हमने सोचा 1 आध हफ्ते में खुल जाएगा, वो अब लगा क्या है तो 6 महीने नहीं खुलेगा। वो खाएंगे क्या भाई? भाई बहुत परेशान हुआ, वो तो सारी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जब मैं साधना में उतरा, उस दौरान खैर मेरे को ऊपर वाले की मदद आई और मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन अक्टूबर के बाद जब मैं साधना में उतरा, दिसंबर आते आते हमारी स्थिति ये हो गई थी कि कमाई तो बहुत कम थी, आनंद बहुत था। हम ये कहते थे यार, हमने कभी गौर ही नहीं किया, इसमें तो बहुत काम हो जाता है तेरे पैसे में। तो क्या हुआ, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया, अभाव खत्म हो गया जिंदगी से। और भाई अभाव खत्म होते ही आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये आपके अभाव को खत्म करती है। अब उसके बाद देखो, मैंने पैसा भी बहुत कमाया, मेरी नौकरी भी लगी, मैंने दुनिया भर का कर्जा भी उतारा, मैंने फ्लैट भी खरीदा, सब कुछ हो गया। आज मेरे पास आप देख रहे हैं किसी चीज की भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, जितनी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में होता है उससे ज्यादा है मेरे पास। लेकिन मैं किसी का चुरा कर नहीं लाया, पैसे का इनकमिंग भी बढ़ गया। लेकिन ये मैं नहीं कहता हूं कि ये साधना की वजह से बढ़ा है। ठीक है, ऐसे कुछ मतलब मेरे कुछ होंगी इस तरह की चीजें मेरे ब्लूप्रिंट में कि मुझे ये मिलना था। जैसे मेरे साथ 2-3 और मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं बदली। तो मैंने प्रयास भी किया था उनको कहने का कि भाई उनके पास कुछ स्किल्स हैं कि आप काम करने लगो। उन्होंने ट्राई भी किया लेकिन नहीं हो पाया, अब जो उनकी परिस्थिति, लेकिन दे आर हैप्पी। पैसा उतना ही है आज भी, आर्थिक स्थिति वैसी है, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी। वो कह रहे हैं कि भैया आप तो मजा आ रहा है। ये हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बदलेंगी, बदल भी सकती है, लेकिन केवल बदलने की वजह से अगर आप इसे कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो लाइफ सिर्फ तुम्हें खुशियां देगी, इजी आनंद। मैं कहता हूँ आपने वो आनंद, मतलब इसको वर्ड्स में नहीं किया। एक पुराना, मैं हमेशा उसे कोट करता हूँ, एक आपके जमाने में मेलोडी का वो नहीं आता होगा एड, हमारे जमाने में मेलोडी का एड आया था। तो मेलोडी है चॉकलेटी, मेलोडी है चॉकलेटी। तो एक पूछता था मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो दूसरा कहता था मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो ये ऐसा ही है, इस महाआनंद को आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते, और ये दिन ब दिन बढ़ता। आज जो लोग जिस आनंद को मेरे साथ बैठ के जो मेरे से सीख रहे हैं, भाई अब बहुत आनंद है, अगले 6 महीने में बोले अब तो और भी ज्यादा है, उससे 6 महीने अब तो और ही मजा आ रहा है, तो बढ़ता जाता। लेकिन आप उससे पूछे क्या आनंद है, बोले बता नहीं सकते। ये तो मेलोडी खाओ खुद जाते हो भैया, खुद आ जाओ इसमें, खुद अनुभव करो, तब तुम्हें पता चलेगा क्या है। शब्द ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमने जान लिया कि जो आज की यंग जनरेशन है वो तो कैसे करेगी। अब नेक्स्ट चाहे तो कर सकती है, लेकिन जिस हिसाब से उनको इन एलाइट्स ने ये चीजें क्रिएट करके फंसाया हुआ, वो जानबूझ के फंसाया हुआ है कि तो वो इस तरफ आ ही ना पाए, और वो फंस के खुश है। अगर आप उन्हें इस बारे में बताने लगे ना, वो उठ के चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती चीजें, कुछ समझना नहीं चाहते। उनके दिमाग इतने कुंद, इतने बंद कर दिए गए हैं कि वो लाइफ में ना कोई चेंज लाना चाहते हैं, ना इस चीज को समझना चाहते हैं, ना किसी नई। वो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ी ईगो है, जो हम जानते हैं वो सबसे बेस्ट है, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और यही ईगो खतरनाक होती है। जिस बच्चे में भी
ये है कि चलो इसको भी जान के देख लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो। जिसमें ये माइंडसेट होगा वो सीख लेगा। जैसे अभी आपने बताया कि जो हमारे जो ये एलिट्स हैं, इन्होंने सबको एक उसमें इल्यूजन में डाला हुआ है। ऐसा क्यों है कि एलिट्स ने इल्यूजन में ही डाला हुआ है? रीजन भाई क्या ऐसा होगा भी इसके तो पीछे? कह सकते हैं कि ये कुदरत का कोई प्लान हो। जैसे यदि इसके लिए आपको मेरी प्रिजन प्लैनेट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी कि ये अर्थ एक प्रिजन प्लैनेट है, ये कहाँ हम क्यों अर्थ क्यों बनी इस पे। ये अब ऐसा सुन रहे हैं कि ये प्रिजन प्लैनेट से हट रहा है कि नया कोई एक प्रिजन प्लैनेट बन गया है। हाँ। क्योंकि एक प्लैनेट का एक साइकिल होता है, जैसा हमें जो मेरी नॉलेज में है, लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। ऐसा कहते हैं प्लेनेट का एक साइकिल होता है, प्लेनेट बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं, लेकिन कई कई करोड़ों वर्ष में बनते हैं, करोड़ों वर्ष बिगड़ने में लगते हैं। तो उसका एक साइकिल होता है जब प्लैनेट बनता है नया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, नासा ने बिल्कुल पृथ्वी जैसा एक प्लैनेट खोजा है, उसके पास हवा भी है और पानी भी पूरा है, लेकिन वहां कोई जीव जंतु नहीं है। तो यदि हम वहां पहुंचे तो हम यहाँ से कुछ बीज लेके जाएंगे पेड़ पौधों के। सबसे पहले हम वहाँ वनस्पति वगैरह, मछली, केकड़े ये छोड़ेंगे, ताकि वहां कम से कम इकोसिस्टम काम तो करना शुरू करे। तो ऐसा ही कभी पृथ्वी के साथ भी हुआ था। ये जब मैं डोलोरस कैनन की बुक पढ़ रहा था उसमें वहां मुझे क्लियर हुआ और मेरे दिल ने गवाही दी। तो वो इनका कोई प्रमाण नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ जो आपके दिल को रेजोनेट करे वो सही है, क्योंकि आपके दिल को सब पता है, पूरी नॉलेज है इसके पास। तो मुझे रेजोनेट किया कि ये ठीक है, तो मैं मानता हूँ वो ठीक है। तो उसमें भी यही बताया कि धरती पे भी पहले ऐसे ही हुआ था। पहले ये पेड़ पौधे जीव जंतु सब, जब इकोसिस्टम पूरा काम करने लगा, एनवायरनमेंट बन गया, तब वहां पे मनुष्य लाए गए थे इस धरती पे। और वी आर जस्ट डम, जस्ट लाइक ए एनिमल। कोई दिमाग नहीं, कुछ नहीं, बेयर मिनिमम खाना पीना बच्चे पैदा करना, इसके अलावा कोई काम नहीं था। फिर कुछ और उच्च सभ्यताओं को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई अब इन्हें कुछ सिखाओ। तो उनमें से कुछ गलत लोग आ गए, उन्होंने यहाँ राज करना शुरू किया, उन पे डोमिनेट करना शुरू किया। फिर कुछ और सभ्यताएं आई, उन्होंने हमें और नए ज्ञान पकड़ाए। जैसे जिसमें मैं नागास को कहता हूँ, नागास पे मैंने पूरी सीरीज की है। तो नागास के थ्रू हमें ये कुंडलनी वगैरह का ये पूरा ये एडवांस ज्ञान था उस समय। उसके बाद फिर साइकिल आ रहा था, युग साइकिल जिसे हम कहते हैं, जिसे हम प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स कहते हैं। अब हम अपनी चेतना के निम्नतम स्तर पे जा रहे थे। बुद्धा का काल नहीं था। जो बुद्धा का काल था वो उस लास्ट फेज में बुद्धा आया, गौतम बुद्ध जो हुए उस लास्ट फेज में थे, टिपिंग पॉइंट पे थे, जहां से चीजें डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। वो लास्ट मोमेंट पे आए थे। वो इसलिए क्योंकि ये सब मतलब आप ये समझ लीजिए, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, कोई परमात्मा नहीं है, और यूनिवर्स इसे मतलब वो एक बहुत बड़ी एनर्जी का गोला है। उससे आप जैसी एनर्जी चाहो ले लो, लेकिन कुछ और जो उच्च सभ्यताएं जिन्होंने हमें बसाया वो आज भी हमें वॉच कर रहे हैं। वहां पे गौतम बुद्ध को भेजा कि भाई अब यहाँ पे आएगा तो इसकी टीचिंग्स कहीं तक तो जाएंगी, तो जितना डाउनफॉल होना उतना नहीं होगा। लेकिन खैर समय चक्र घूमा, सारी चीजें हुई। उसके बाद ये महायान और ये सब चीजें अलग से आई, फिर ये हिंदुओं ने उसको कैप्चर कर लिया, फिर एक नया दौर शुरू हुआ पागलपन का, वो अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि दोबारा से लोग एनलाइटन होने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करने लगे, क्योंकि अब वो जो कलयुग था प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स का, वो टिपिंग पॉइंट काफी पहले जा चुका है, लगभग 100-150 साल पहले। अभी हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, अब हमारी कॉन्शियसनेस बढ़नी शुरू हो रही है। तो ये तो होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो क्वेश्चन क्या था, सॉरी, कि जो एलाइट्स है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये भी तो उनका प्लान हो सकता है ना, जिन्होंने हमें यहाँ बसाया। क्योंकि देखो वही जैसे मैंने कहा, जितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाए तो आपका टेस्ट उतना टाइट होना चाहिए। भाई आप डीएम का जो डीएम बनने के लिए आईएएस का जो पेपर होता है वो टफेस्ट माना जाता है इंडिया में, आईएएस आईपीएस का। उसके बदले आप एसडीएम बनो तो उसका लाइट है, उसके बदले आप जज बनो तो और लाइट है, खाली वकील बन जाओ तो और लाइट है। तो अभी आपका जो मैटर आ रहा है, जो इसमें स्पिरिचुअलिटी में जब मतलब इसमें मेडिटेशन में आते हैं तो आप तो परमात्मा बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप तो डायरेक्टर हो गए, अब आप प्ले डायरेक्ट करेंगे।
और डायरेक्टर ये भी कहता भाई ये सीन चेंज कर दो, अभी पर्दा ये वाला लगा दो, अब एक काम करो, आप ऐसे नहीं आप ऐसे करोगे, यानी कि आप अपने लाइफ को कंट्रोल करोगे। तो उसके लिए आपको कितने धैर्य की और कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो कितना टेस्ट होना चाहिए। तो आप देखेंगे पिछले 20 सालों में चीजें और ज्यादा करने बहुत ज्यादा टफ होती चली जा रही हैं, और मैट्रिक्स को इतना ज्यादा 20 साल पहले इतना कहाँ था ये रील्स वगैरह था, नहीं हाँ थे। ये तो अभी 2-3 साल से हुआ। पिछले 20 सालों में इसको इतना ज्यादा टाइट कर दिया जा रहा है, क्योंकि लेट द बेस्ट वन विन, ये कुदरत का तरीका है काम करने का, कि वो हमेशा बेस्ट को चुनती है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा आपको, ये जानवर पूरे एनलाइटेंड होते हैं, आप देखते हैं उसमें मादा हर किसी नर के साथ संभोग नहीं करती, उसमें लड़ाइयाँ होती हैं नरों में, उसमें मर भी जाते हैं नर, और उसमें जो जीतता है मादा उसके साथ संभोग करती है, क्योंकि कहते हैं मेरे को बेस्ट बीट चाहिए। तो कुदरत का ये तरीका है। तो अब जो समय आने वाला है आगे, ऐसा मैं मानता हूँ, जिसमें आप खुद की लाइफ के क्रिएटर बनेंगे, अपनी लाइफ खुद चलाएंगे, आप में इतनी पावर होगी, कोई परमात्मा कोई भगवान नहीं होगा, आप ही भगवान है ही आप, इसमें कोई बात ही नहीं है। भगवान तो शब्द ही बहुत छोटा है, यू आर द क्रिएटर, क्रिएटर बनेंगे। तो वैसा ही एग्जाम है। अब जो नहीं निकल पाए, जिसमें इतना धैर्य नहीं, क्षमता नहीं, भागो यहाँ से, कूड़ा कबाड़ा जाएगा नहीं आगे। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये एक प्रोसेस है, जिससे ये प्रोसेस है। मैं तो ये कहता हूँ एलाइट कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और ये ऐसा भी नहीं है कि एक बार कर दिया तो उनको ऐसा करने के लिए चुना गया, वो अपना काम कर रहा है, भाई वो अपना काम कर तो ये एक प्रोसेस है, इससे निकल के सबको जाना है और इसी में रहना है फिर। जो इतनी कहानियों के बाद भी निकल पाया इससे, वही तो वो पर्सन है जो डिजर्व करता है परमात्मा होना। इसीलिए वो लोग सुनते नहीं है। आप समझाओ किसी को, वो निकल के भाग जाएगा, क्या कहते हैं, क्या तरह की बात कर रहा है यार, वो अपनी उसके दिमाग में रील घूम रही है। अब जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो वो देख रहा। अब इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आजकल के टाइम में जो लोग हैं मेजरली इन कॉर्पोरेट लाइफ कि उसमें लोग काम का बर्डन इतना ले लेते हैं कि सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूंगा, ये करके मैं ये कर लूंगा, फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं अपनी और वो पूरी नहीं होती है। तो फिर उसमें उसे हाइपरटेंशन हो जाती है, उसे एंजाइटी हो जाती है। तो वो चीजें वो कैसे फेस करें और उन चीजों से कैसे बाहर निकलें मेडिटेशन की हेल्प से? देखो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, ये होता क्यों है, क्यों होता है? ओवर थिंकिंग करते हैं। ये होता क्यों है लेकिन ये अगर देखा जाए तो लोग आपकी, हाँ वही एक्सपेक्टेशन जैसे कहते हैं, मैं कहता हूँ महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रखी है यहाँ पे। आप पैसे के पीछे पागल हो गए, पैसा गॉड हो चुका, अब पैसा कमाना, वही एक दूसरे को वो चेज करने के लिए। दूसरा फेलियर का डर है, पैसा ना कमा पाने का डर है, और कॉर्पोरेट में तो जो फंसा उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। हालांकि मैं भी कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, लेकिन मैं फंसता नहीं हूँ कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट लाइफ में आप देखो, एग्जाम्पल के लिए आप कॉर्पोरेट में जॉब करने लगे, आपकी शादी हो गई, मोस्टली आप प्रेफर करोगे काम करने वाली वाइफ, क्योंकि मेट्रोज में रहना पड़ेगा, वहां खर्चे बहुत ज्यादा है, बच्चा आपसे पलेगा नहीं आसानी से। अब आप दोनों जॉब में आ गए, अब फैमिली लाइफ तो आपकी खत्म ही हो गई, क्योंकि दोनों तुम जॉब में आ गए। अब सबसे पहले गंदा डिसीजन आप लेते हो घर खरीदने का। वो आपको कोई समझाता है यार बच्चे जाते हो, आप रेंट दे रहे हो, 35 और दे दो, घर अपना हो जाएगा, लेकिन आप भूल कर रहे हैं वो घर बैंक का है, आपका तो है ही नहीं। आपने उसे डाउन पेमेंट भी दे दी 10% या 20% या 25%, 75% का आपका लोन है। आपकी जो ईएमआई है उसमें 80% तो आप केवल ब्याज दे रहे हो, 20% आपकी असल जा रही है, और गलती से आपकी 3 ईएमआई मिस हो गई, लात मार के बाहर कर देगा बैंक। ठीक, अब इसके मिस होने का डर, ये कॉर्पोरेट फंसाता है। देखो ऐसे कॉर्पोरेट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 10% का उस पर, फिर आप गाड़ी खरीदोगे, अब वो भी ईएमआई पे है। अब उसकी किस्त मिस होने का डर, तो किस्त मिस हो जाए कोई नहीं, गाड़ी ले जाएगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, साले पे किस्त ना दी।
लोग क्या कहेंगे इसका डर। अब एक और कहानी आ गई, अब आपके हो गया बच्चा। बड़ा मजा आता है जब आपका जो है कैशलेस इंश्योरेंस में आपका एक पैसा नहीं लगता और बच्चा डिलीवर होकर आ जाता है आपके पास। लेकिन कैशलेस का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, एक तो आप बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, दूसरा आपका नॉर्मल बेबी नहीं होगा क्योंकि उनको पैसे बनाने हैं वो सिजेरियन करेंगे। तो आपका जो नॉर्मल प्रोसीजर था वो खत्म हो गया, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। मुझे इतना पता है, मेरे दादाजी कहते थे कि जो डॉक्टर का जो नश्तर है, नश्तर पुराना शब्द है चाकू के लिए, क्योंकि डॉक्टर का नश्तर अगर तुम्हारे शरीर में नहीं लगा तभी फिट हो तुम। एक बार इसने शरीर चीर दिया फिर कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। वो कह रहे थे इसमें अगर खुल के हवा घुस गई ना एक बार तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो हालांकि बुजुर्ग आदमी अपने तरीके से कहते हैं लेकिन बातें उनकी ठीक ही होती है। तो आपने अपना शरीर कटवा लिया लेकिन आप अब फ्री हो, तो कॉर्पोरेट से सारा कुछ हुआ। अब उस बच्चे को बड़े करने में आपकी और ऐसी तैसी। एक तो भाई साहब मेरे से अभी एक मेरा कुलीग ही कह रहा था, मैं कुछ कह रहा था, मैंने कहा यार ऐसे मेरे से काम नहीं होता, मैं ज्यादा होता है मेरे जान देता हूँ। भैया बच्चे कैसे पालोगे, सब पल जाएंगे। बोले भैया मेरा छोटा सा जाता है, 6,500 रुपए फीस है नर्सरी की उसकी। मैंने भैया जितने की तेरी कन्वेंस भी ना होगी ना उससे कम में मेरे बच्चे की तीनों की फीस जाती है। बोले आप कैसे कर रहे हो, मैंने कहा इसलिए कर लेता हूँ कि मैं कॉर्पोरेट के दुष्चक्र में नहीं फंसा। तू यहाँ आके शिफ्ट हो गया इस आलस में कि तेरे को रोटी मिल जाएगी घर की पकी हुई, तूने अपनी बीवी यहाँ बुला ली। इससे बढ़िया तो यह होता तू आसपास के एरिया में है तो अपने हर वीकेंड में घर चला जाता तुझे सस्ता भी पड़ता और तू इस चक्कर में ना पड़ता। वही लेकिन तू फंस गया इसमें। अब मैंने कहा इससे निकलना, ये है फ्रस्ट्रेशन का वो महत्वाकांक्षाएं और कॉर्पोरेट का दुष्चक्र। और सब कुछ अच्छा अच्छा करने की और एक दूसरे के साथ स्पर्धा। इसका इस वाले स्कूल में जा रहा, हम इससे बड़े में डालेंगे। किसको दिखा रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा उसे, घंटा फर्क अपनी इमेज को बचाने के लिए, बस इमेज को, हाँ ईगो को, अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए यही सीख। अब मेडिटेशन में क्या होता है, सबसे पहले ईगो ही तोड़ी जाती है। जैसे जैसे ईगो तोड़ी जाती है आपका अहम नष्ट हो जाता है, आपका मैं खत्म हो जाता है और ईगो को सर्व करने वाली ये सारी चीजें महत्वाकांक्षा वगैरह सब अपने आप खत्म होती जाती है। लाइफ इजी होती चली जाती है, फिर आप किसी चक्कर में नहीं आते, फिर आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। ये है खेल मेडिटेशन का। इस स्पर्धा वाली लाइफ से आपको निकाल के बिल्कुल अलग कर देता है। लेकिन फिर वही मैं बता रहा हूँ, बचता कुछ नहीं आपके पास, आप स्वयं भी खो जाते हो, आपको भी मार डाला जाता है, फिर एक रीबर्थ होता है आपको। तो अगर कोई कॉर्पोरेट का बंदा अगर चाहे कि अगर कोई कॉर्पोरेट वाले हैं वो चाहे कि मैं वहां से निकल के आऊं और अपने आप को आजाद करूं इस चक्रव्यूह से, उसके लिए उसे कॉर्पोरेट छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंडसेट बदलना है, सिर्फ इच्छाएं खत्म करनी है, सिर्फ ईगो तोड़नी है, सिर्फ महत्वाकांक्षाएं खत्म करनी है। और वो मैं आज की डेट में कहने को जॉब कर रहा हूँ पर मैं जॉब नहीं करता, क्योंकि मैं नौकर नहीं हो सकता, मैं तो आजाद हूँ। मैंने फ्रीडम का वो स्वाद चख लिया है कि अब मुझे कोई नौकर गुलाम नहीं बना सकता। मैं अपने बॉस की नहीं सुनता, मैं अपनी शर्तों पर काम करता हूँ, मस्त काम करता हूँ, काम में कोई कमी नहीं है, फोकस्ड हूँ, इसलिए काम कोई खराब नहीं होता। बॉस भी कहता है इसलिए दबता भी है। लेकिन ये पहले मेरे साथ भी नहीं हो पाता था, जब मैं भी इन सारे दुष्चक्रों में फंसा हुआ था, दुनिया भर की टेंशन चल रही थी, घर की, बीवी की, बच्चों की, फलाना ढिमकाना, पूरा कहानी खराब हुई पड़ी थी, तब नहीं था मजा। अब मजा, और अब लाइफ ना जॉब से कुछ चाहिए और ना किसी झांसे में आता, और इस्तीफा हाथ में रहता है। फालतू बोले मैं सर जी बता देना जब आपको है, हम इस्तीफा दे देंगे, और एक सेकंड सोचना भी नहीं है इस्तीफे के लिए, जब मन आएगा दे देंगे। अपनी शर्तों पर काम करते, दूसरे की शर्तों नहीं करते। ठीक है, अब हमने रिश्तों के फाइनेंशियल के बारे में तो बात कर ही लिया पहले ही, पर ये क्वेश्चन अब था पर बात कर चुके हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम पे अब कॉर्पोरेट की तो वो लाइफ हो गई, पर एक लाइफ अलग भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने धर्मों के बेस पर ही चलते हुए आ रहे हैं। लाइक कोई हिंदू है तो वो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, वो गीता को अपना एक तरीके से ग्रंथ मानते हैं, जिसे एक एक बात को अटल रहने की कोशिश करते हैं। और अलग अलग धर्म है, मुस्लिम जो लोग हैं वो अपनी कुरान को फॉलो करते हैं, और जो हमारे और बाबा साहेब वाले वो जो ग्रंथ हैं, गुरु नानक वाले ग्रंथ हैं,
और भी सिख सिख हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रंथ हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। ईसाई अपने बाइबल को करते हैं फॉलो। तो वो सोचते हैं कि उनके लिए वही एक मार्ग है जिससे वो खुद को बोलते हैं ना कि मुझे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और खुद के मन को शांति देते हैं। तो क्या वो सही कर रहे हैं? और क्या वो साधना कर सकते हैं? और कैसे वो साधना की हेल्प से उसी में रहकर भी वो साधना कर सकते हैं, या फिर उनके लिए उन्हें उस चीज को छोड़ना होगा? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी चीज जो आपको कट्टरता पे ले जाती है, अगर आप कट्टर हिंदू हैं, कट्टर मुस्लिम हैं, कट्टर सिख हैं, तो कट्टरता जहां आ जाएगी वहां तो इजीनेस हो ही नहीं सकती। खेल है इजीनेस का, सहज होने का। जितना आप ईज में रहोगे उतना आप ग्रो करोगे। कोई भी कट्टर हिंदू हो, कट्टर मुस्लिम हो, कट्टर सिख हो, अपने ग्रंथ को पूरा फॉलो कर रहा है अक्षर से, एक तो आप देखेंगे इन लोगों में ईगो बहुत होगी। और ये सारे नशे के सौदागर हैं, नशे के व्यापार हैं ये सारे। मैंने अभी पीछे एक वीडियो भी बनाया था, आपने सुना हो तो, या जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने सुना होगा। होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो किसी भी चीज से, तो आप नशा करते हो ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए माइंड, थोड़ी भूल पड़ जाए। नशे में क्या होता है, आप गफलत में चले जाते हो, दिमाग में सोच नहीं रहते, तो आपको अच्छा लगता है कि देखो मुझे कितना सुकून मिल रहा है। क्योंकि जो दुनिया भर की विचारों की गरारियां घूम रही थी, वो आवाज कर रही थी, दर्द कर रही थी सिर में, वो रिलैक्सेशन हो जाता है। अब ये जो धर्म है, जितने भी, कोई भी हो XYZ, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता क्योंकि सारे एक जैसे हैं। ये भी नशे का धंधा करते हैं, इनका अपना नशा है। तो आपने देखा होगा जो भी धार्मिक व्यक्ति, धर्म जिस भी धर्म को आप फॉलो करो, सबसे पहले कहेगा भाई नशा पत्ता नहीं करना, शराब छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, पान तंबाकू कैसा नशा मत करो। क्योंकि जो ऑलरेडी नशा कर रहा ना, वो धार्मिक नहीं हो पाएगा कट्टर, वो बहुत ज्यादा मंदिर भी नहीं जा पाएगा क्योंकि वो तो अपने नशे में। और जिसने ये नशा नहीं करा, जिसने धर्म का नशा कर लिया, वो फिर उसको नहीं छोड़ता, क्योंकि सारे ये लोग अफीम ही बेच रहे हैं कुल मिलाकर अपने। अब वो हमेशा ये चाहेंगे कि इसको असली अफीम ना चाट ले, वही नहीं तो ये हमसे भाग जाएगा। धंधा है सारा खेल। तो ये जितनी भी कट्टरिज्म जो है, ये सब अपने अपनी अफीमों के नशे में चल रहे हैं, इनका कभी कुछ हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि ये भी होता है, वो अपने धर्म के बारे में कोई भी गलत वर्ड तक नहीं सुन सकते। हाँ, वो लड़ने मरने पे कोई भी हो, कोई भी है, इसमें सारे धर्म के बताओ, कोई भी हो। लेकिन जो आदमी सहज नहीं है, वो, मैं इसे धार्मिक कहता ही नहीं, मैंने तो कह दिया ना, तो अफीम के नशे में। जिसे आप धार्मिक कहेंगे वो तो बहुत सहज होगा व्यक्ति। धर्म एक ही है इस धरती पे जिसे मानवता कहते हैं। जिसने मानवता को अपना लिया, उसने सब अपना लिया। जो भगवान में नहीं मानता, उसे नास्तिक कहा जाता, जबकि जो भगवान में मानता है वो सबसे ज्यादा नास्तिक है। क्यों? क्योंकि भगवान कभी हुआ ही नहीं। भगवान का मैंने तो ये पूरा हमारा इतिहास सीरीज में पूरा बता दिया, कहाँ से राम कृष्ण राधा वादा ये सब आई। उससे पहले तो थी नहीं, 9वीं शताब्दी से पहले इनका नाम भी नहीं था, अचानक से प्रकट हो गए। तो आप कह रहे ना, मैंने अक्सर देखा, मेरे पास कई लोग आए जो बहुत ज्यादा धार्मिक थे सीखने के लिए। मैंने उनसे यही कहा कि भाई आप धार्मिक हैं तो आप ये मान के चलिए, इसी के करने से आपको अपने भगवान के दर्शन हो सकते हैं, जो भी आपका इष्ट है। क्योंकि मेरा काम था सिर्फ वो डेडिकेशन से इस पे लग जाए। लेकिन मैंने देखा जितने भी धार्मिक लोग मेरे पास, तथाकथित धार्मिक, जो अपने धर्मों के कट्टर मानने वाले हैं, अभी एक लेडी आई अभी इस महीने, तो वो हैं लेकिन उनके कोई अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब मैं मान चुका हूँ कि अब वो नहीं आएंगे। बहुत कट्टर सिख हैं वो, तो जपजी साहब करना ये सब, हालांकि मैंने उन्हें समझाया बहुत अच्छी तरह से, लेकिन शायद मेरी कमी रही होगी, मैं नहीं समझा पाया। अब उनके अपडेट्स नहीं आते। मुझे लगता है, मुझे पता है कि वो अगली महीने कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब वो बोलेंगे ही नहीं कुछ भी। तो मैंने हमेशा देखा जितने भी कट्टर लोग मेरे पास आए, वो नहीं रुक पाए, वो चले जाते हैं, उनसे होता ही नहीं, क्योंकि उनकी अफीम अभी ज्यादा बड़ी है। इसके बजाय जैसे मेरे पास एक है,
बंगाल से, काफी एजेड है, लेकिन वो बात करते हैं तो वो कहते हैं मेरे से मेरा खैनी नहीं छूट रहा, मेरा सिगरेट नहीं छूट रहा, और उसका उनको बड़ा अफसोस था। मैंने कहा ये छूट जाएगा, इसकी टेंशन मत लो आप, क्योंकि जो नशा मैं पिला रहा हूँ हाँ। वो नशा बहुत बड़ा है। जिस दिन ये चढ़ गया उस दिन इसे आप खुद ही फेंक दोगे। मैंने उनसे कहा ही नहीं कि आप सिगरेट छोड़ दो या खैनी छोड़ दो। वो खुद परेशान थे कि सर मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं साधना में हूँ और मैं खैनी खा रहा हूँ। तो तुझसे साधना ने मना किया है कि तू खैनी मत खा। मैंने तुझसे कहा भाई तू खा, जब तेरा मन करे कर ले, लेकिन बस मैंने इतना कहा साधना से जस्ट पहले नहीं करना। साधना जब भी करने बैठोगे इसमें 2 घंटे का गैप देना कि नशा तुम्हारा जो भी किया हुआ हो तुमने वो उतर जाए। एक और है मेरे पास बंदे अभी नए जुड़े हैं, वो वीड लेते हैं और काफी शॉट्स लेते हैं वीड के। मतलब एक नशा उतरा तुरंत शॉट मारा, फिर नशे में फिर शॉट मारा, फिर ये हाल है उनकी। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की, बस इतना कर लो जब साधना करो तब करना, जब पहली वीड का नशा खत्म हो चुका। आप नशे में नहीं होने चाहिए जिस समय, क्योंकि अगर आप नशे में साधना करोगे तो फिर साधना नहीं होगी, फिर तो नशा ही होगा। तो मेरी सिर्फ इतनी शर्त रहती है कि बस साधना करो तो उस समय आप नशे में नहीं होने चाहिए। और कर रहे हैं हैप्पीली। अगर मैं उन्हें नशा छोड़ने के लिए बोल देता ना उनसे नशा छूटता ना साधना होती। लेकिन मुझे पता है कि एक ना एक दिन वो नशा खुद छूट जाएगा, जिस दिन इसका चढ़ गया। अब भाई एकदम तो नहीं चढ़ता है, तो मैं किसी की संभावना क्यों खराब करूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और कोई मुर्गा खाए, अंडा खाए, मछली खाए, मुझे कोई फर्क, मैं खाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर पीछे मत पड़ जाना कि मैं मुर्गा ही खाता हूँ। इनफैक्ट अभी मैं बताऊं, मैं जिंदगी में कभी अंडा नहीं खाया। अभी इसी हफ्ते में बच्चों को लेके गया आमलेट खिलाने के लिए, मैं उन्हें खिलाता हूँ। तो वो कह रहे पापा का, मेरा इच्छा तो करती नहीं, लेकिन मैं उस दिन जानबूझ के इतना सा टुकड़ा आमलेट का तोड़ के खा गया। हालांकि मुझे बहुत अजीब लगता रहा, लेकिन मैंने वो ईगो तोड़ा कि मैं अंडा नहीं खाता हूँ, मैंने खाया। फिर मैं जब बच्चे खा सकते तो मैं क्यों नहीं खा सकता। क्योंकि मैं ईगो में, ये मतलब नहीं कि मैं अंडा खाऊंगा, क्योंकि मुझे अब भी इच्छा नहीं है कि मैं खाऊं, लेकिन मैंने वो ईगो तो खत्म कर दिया कि मैंने अंडा नहीं खाया आज तक। क्योंकि भाई इनमें कुछ नहीं रखा। ये आप अघोरियों के उसमें जाएं तो वो तो सब चीज खाते हैं, क्योंकि वो हर चीज को समान, वो विष्ठा यानी लैट्रिन भी खाते हैं, वो मूत्र भी पीते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई चीज में फर्क नहीं है, सब एक है उनके लिए। तो उन्हें पहले अघोर का मतलब ही है जो बहुत इजी हो, और जो बहुत इजी होगा। हालांकि मैं अभी उतना इजी नहीं हो पाया, मेरे को अभी भी अंडा खाने को इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे बहुत देर तक अजीब भी लगता था कि अंडा खाया, जीवन में पहली बार खाया था। इच्छा तब भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ अपना ईगो तोड़ने के लिए कि खा लिया। तो भाई किसी खाने पीने से कोई फर्क नहीं। अब ये कट्टर वाले जो होते हैं, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, ये अपनी अफीम में। जैसे मैं अभी एक वो बहुत चर्चित हुआ है ना अनिरुद्धाचार्य, उसकी एक वीडियो आ गई, उसमें बड़ा अटपटा सा वो था। वो तो मैंने कहा देखा, मैंने कहा यार कोई ऐसी बात कैसे पंडाल में कह सकता है। मैं उस चक्कर में देखने लगा उसे, क्योंकि लोग बाग अपने चैनल अपने वीडियोस ज्यादा व्यू कराने के लिए उल्टे सीधे चीजें डाल देते हैं। मैंने कहा ये ऐसी बात कोई पंडाल में कैसे कह देगी लेडी। फिर भी मैंने कहा चलो सुनते हैं क्या कहती है। हालांकि उसमें वैसा कुछ नहीं था, लेकिन वो लेडी झारखंड वगैरह की कहीं की थी, बहुत परेशान थी। उसका पति जो है वो भगवान में नहीं मानता, वो बच्चों का ध्यान नहीं देता, लेकिन हाँ पालन पोषण कर रहा है, मतलब वो उससे बात नहीं करता, वो मोबाइल में लगा रहता है, वो इस बात से कष्ट में है। वो जी मुझे वो आपकी कथा नहीं सुनते, क्योंकि उस लेडी को धर्म की अफीम चाटी हुई उसने। और वो क्यों चाटी हुई है, क्योंकि उसको शांति नहीं मिल रही, वो संतुष्ट नहीं है अपने पति से या जैसे भी अपनी लाइफ से। और उसने ये धर्म की अफीम इसलिए अपना ली कि भाई अब उसे एक ईगो बन गया कि मैं भगवान की राह में हूँ, अब मैं अपने सर्वोच्च उस पे आ चुकी हूँ राह पे कि यही करना था। तो अब मेरे लिए पति, हालांकि उससे ना पति छूट रहा है ना वो भगवान मिल रहा है उसको, लेकिन एक नशा है उसको कि मैं बेस्ट कर रही हूँ अपना। अब उसके आगे उसको अपना पति भी छोटा लग रहा है, बाकी सारे काम छोटे लग रहे हैं। अब जो जो भगवान की बात नहीं कर रहा है, जो जो अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बोल रहा है, वो उसे बुरा लग रहा है। और वो कह रही है महाराज जी मुझे अपने आश्रम में रख लो। तो महाराज जी के खुद गले में फंसी, महाराज जी में कुछ कहते ही नहीं बन रहा। महाराज जी कह रहे नहीं, उससे बात करके देखो, उसके पास बैठो, हो सकता है
अगर वो कह रहा है ये मत देखो, थोड़े दिन मत देखो, लेकिन महाराज जी कुल मिला के ठीक है कह रहा है कि अपनी गृहस्थी को सेट करो, लेकिन वो कभी कर ही नहीं पाए। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम सबको बदलना चाहते हैं अपने हिसाब से, और साधना सिखाती है कि खुद को बदल लो दूसरे के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से ऐसे हो जाओ कि आप किसी को बाधा ना दो। हमने सबने अपने चारों तरफ दीवारें उठाई हैं, अब कोई भी आता सर टक्कर मारता, उसमें आवाज होती है, फिर हम कहते अच्छा भाई दीवार लाई तूने, साल है हम तुझे देखेंगे। साधना के बाद मैंने देखा मेरी सारी दीवारें गिर गई, मेरे से कोई टकरा ही नहीं पाता। मेरे से पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स यहाँ करते हैं लोग, लाइव में भी आते हैं, मैं टकरा नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब आप। मेरा मैक्सिमम एक ही होगा जिससे मुझे लजने का मन नहीं है, मुझे लग रहा है ये मैं अंदर दे रहा बिल्कुल मूर्ख आदमी है, इससे उलझ के तुझे अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी है। तो मैं पता है क्या करूँ, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल आप सही है, अब बोल इसके आगे क्या बोलेगा। तो मैं दीवार ही नहीं उठाता, तो मैं कूल हूँ। वो मुझे गाली दे मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे लगती ही नहीं गाली, क्यों दे रहा है, मैं तो ले रहा हूँ यार, मुझे नहीं प्रॉब्लम होती। मैं तो चाहता हूँ कि लोग गालियां लिख के अच्छे अच्छे शब्द लिखने में, अब खैर कम होने लगा, पहले डर लगता था कि ईगो ना आ जाए, लेकिन अब वो भी मतलब अब मुझे ये आ गया है कि कौन सा वर्ड कान तक रखना है, कौन सा दिमाग तक ले जाना है, और कौन सा हार्ट तक ले जाना है। हाँ। असली खेल है कि हार्ट तक कौन सा पहुंचेगा। तो मैं बहुत से तो कान पे से ही हटा देता हूँ, तो अब मुझे उसका भी ज्यादा डर नहीं लगता। अब भैया अच्छा लिखना अच्छा लिखो, बुरा लिखना बुरा लिखो, ठीक है। तो पर ये चीजें सिखाती है आपको, इस अफीम के नशे से आपको बाहर निकालता है ये मेडिटेशन या साधना। और केवल साधना जिसका नाम है, मैं एक और थोड़ा सा करेक्शन डाल दूं, लोगों को लगता है कि मेडिटेशन ध्यान है, मेडिटेशन ध्यान नहीं है, साधना ध्यान नहीं है। साधना का मतलब साधना किसी चीज को अपने अनुसार ढालना एक तरह से। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं और कुंडलनी राइज होने लगती है, तो सर्टेन वाइब्रेशंस होते हैं बॉडी में, उसके हिसाब से बॉडी मूवमेंट्स भी शुरू होते हैं, बहुत कुछ होता है बॉडी में। एक सर्टेन लेवल तक, 1-1.5 साल तक तो ये साधना का काम होता है। जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, उसके बाद ध्यान शुरू करना होता है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं आया, बहुत से लोग तो इसी इल्यूजन में खेलते रहते हैं कि अरे हम तो साधना कर रहे हैं, हमारी तो बहुत अच्छी चल रही है, जिंदगी भर उनकी बॉडी ऐसे झूमती रहेगी, वाइब्रेशंस आते रहेंगे, उनको लगता है यही है बस लाइफ का जो भी अचीवमेंट था मैं यही पा लिया, ये कुछ नहीं है। ये तो भी शरीर साधा आपने वाइब्रेशन के हिसाब से, और दिमाग भी तो साधो, कॉन्शियसनेस को साधो, वो ध्यान है। तो उसके बाद फिर ध्यान और साधना एक साथ चलते हैं। और ऐसा मुझे लगता है, हालांकि मेरा लेवल नहीं आया वो, मुझे ऐसा लगता है एक ध्यान एक साथ एक टाइम पे आके साधना खत्म हो जाएगी, केवल ध्यान रह जाएगा, क्योंकि ध्यान सर्वोच्च है। और एक लेवल ऐसा आएगा जब ध्यान भी खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास, लेकिन आप भी नहीं बचेंगे। आप इस दुनिया में होंगे नहीं होंगे किसी को कुछ नहीं पता होगा, आपका किसी से लेना देना नहीं होगा, आप किसी से बात भी नहीं करेंगे। वैसे ही अभी तो मेरा तो वैसे ही बात नहीं करने का मन करता, लेकिन अभी कर लेता हूँ तो शायद तब तक, क्योंकि मेरे को तो बस यही लगता है कैसे ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए, कमाना दमाना शुरू करें, मैं फ्री हूँ यार। जी बोलिए। अब इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक टाइम के बाद, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एक उम्र होती है जिसमें लोगों को अटैचमेंट यानी कि प्यार की भूख होती है, कि लोग प्यार के लिए पागल हो जाते हैं। आज के टाइम पे लोग कॉलेज लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, दोस्त भी बनते हैं, और शादी भी हो जाती है। उसके बाद पति पत्नी में प्यार की एक बहुत ज्यादा, आज के टाइम में एक तो प्यार की कमी हो गई है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से डिवोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ब्रेकअप्स बढ़ गए हैं। तो मैंने सुना है कि एक मेडिटेशन लोगों की उसमें हेल्प करती है, पर मुझे नहीं लगता अभी बातें सुन के कि वहां पे हेल्प करेगी, क्योंकि मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मेडिटेशन तुम्हें शांत करती है, ना कि रिश्ते सुधारती है। पर थोड़ा सा आप उसमें बताइए कि वो सब जगह हेल्प कैसे होगा। हाँ, वो देखो पहली बात तो ये स्टेटमेंट गलत है कि प्यार की भूख आज हुई है, प्यार की भूख सदा से है। लेकिन औरतों को तो इतना ज्यादा दबाया हुआ था पहले कि वो अपने जो अंदर के भाव थे उनको व्यक्त ही नहीं करती थी,
और उन्होंने ये मान लिया था कि हमारी जिंदगी अब ऐसे ही चलनी है, इसी आदमी के साथ चलनी है, जो हो रहा है उसे चुप अपना सहना, यही हमारी जिंदगी है। हाँ इसलिए उन्होंने प्रतिकार नहीं करती थी वो। आजकल की जनरेशन जितना ओपन हुई है, बाहर भीतर जाने लगी है, पढ़ाई लिखाई करने लगी है, लोगों के जेस्चर्स वगैरह देखती है, तो उसको ये लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। वही। तो वहां से ये कहानी शुरू होती है। मेरे पास जो बहुत सारी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बड़े बड़े जो है ना 50-50 साल के, वो भी रोते हैं। उन्हें भी प्यार की उतनी भूख है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है, ना तो आप जानते इसे क्या है। वही अधिकतर जो टीनेजर्स का प्यार होता है वो शरीर की भूख होता है। वही। उनका संभोग हुआ, हाँ थोड़े दिन वो अपना कोई रूम्स में गए, वही। फिर वो एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, फिर अब उन्हें दूसरा चाहिए, और फिर ऐसे ऐसे करते करते ना वो अपनी शरीर ही बिगाड़ लेते हैं। अब शरीर को हाँ एक से संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन प्यार संभोग है ही नहीं। प्यार क्या है ये कोई जानता ही नहीं है। इसके ऊपर मैंने आपके कहने पे भी पहले एक आध वीडियो बनाए थे। देखिए, प्रेम एक ऐसी चीज है जिसको होने के लिए, प्रेम को उपलब्ध होने के लिए या प्रेम घटित होने के लिए आपके अंदर कोई महत्वाकांक्षा या कोई कोई मांग नहीं होनी चाहिए। बिना मांग का प्रेम असंभव है। चाहे पति पत्नी हो, मांग दोनों के बीच में है। पत्नी भी चाह रही है मुझे घुमा के लाए, मुझे साड़ी दिलवाए, मुझे कंगन दिलवाए। पति चाहता है मेरा घर बिल्कुल साफ रखे, मुझे प्रेस व्रेस करे हुए टाइम से कपड़े देती रहे, खाना मुझे बढ़िया बना के दे। मांग हर जगह है। तो मैंने पहले भी इसके लिए बताया था, प्यार केवल आप स्वयं से ही कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं से आपकी कोई मांग नहीं है। आप जैसे हैं वैसे हैं, मैं हूं, मेरे और हर आदमी अपने आप में परफेक्ट है, इसलिए अपने में कमी भी नहीं देखता और मांग भी नहीं है। लेकिन सेल्फ लव लोगों पे करना नहीं आता। कैसे होगा? तो जैसे आपने कहा कि इसमें मुझे लगता है कि इसमें ये हेल्प नहीं कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी? इसमें सबसे बड़ी हेल्प यही करती है क्योंकि आप खुद से प्यार करने लगते हैं। हाँ, फिर हम दूसरों से नहीं कर पाएंगे। दूसरों से प्यार कभी होता ही नहीं। दूसरों से तो हमेशा गिव एंड टेक है। आप बताओ, आप किससे प्यार करते हो अपने घर में? मम्मी से, पापा से, भाई से? करते हो किसी से? नहीं आता ना वो चीजें। नहीं, फिर भी वैसे ही आप नॉर्मल, मतलब नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बताओ, घर में किससे प्यार करते हो? सबसे पहले अपनी फैमिली है कि फैमिली में किससे? किसी से तो ज्यादा होगा ना, सबसे ज्यादा किससे लगाव है? लगाव कह देते हैं इसे, प्यार नहीं कहते। चलो, अपनी मम्मी से, पापा से। इनमें सबसे ज्यादा किससे? सबसे ज्यादा मम्मी से। मम्मी से। क्यों? बस वही है कि उनका प्यार हमने देखा है। मैं क्या प्यार देखा? चलो वो बताओ, मम्मी का क्या प्यार देखा? जैसे कि कोई भी अगर चीजें हैं तो सब टाइम से पहले बना के देंगी, सब कुछ करके देंगी। कुछ आया तो तुम्हारे लिए उठा के रख लेंगे कि मैं अपने बच्चे को ये खिलाऊंगी, है ना? तो ये प्यार है। हाँ, ये तो व्यापार चल रहा ना। उन्होंने क्योंकि आपका ज्यादा ध्यान रखा तो आपको लगता है मम्मी ज्यादा बढ़िया है, तो मम्मी की। तो पापा का प्यार कभी किसी को दिखता ही नहीं। हाँ, क्योंकि पापा कभी ये नहीं कहते कि मैं फलानी चीज तेरे लिए लाया हूँ, लेकिन ये तो देखो कि पापा ही तो ला रहे हैं, तभी तो मम्मी उठा के रख पा रही है। दुनिया में सबसे बड़ा अनथैंकफुल जॉब है बीइंग ए फादर। फादर को कभी, लेकिन प्यार वहां भी नहीं है, वो भी सब गिव एंड टेक है। क्योंकि पापा आपको दिखाते नहीं, बैक एंड में काम करते हैं, आपको दिखता नहीं, तो आप पापा से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है। वैसे आप कहेंगे नहीं पापा से भी करता हूँ, ये ज्यादा मम्मी से करता हूँ क्योंकि मम्मी दिखाती है। तो ये तो दिखावे का प्यार हुआ ना। प्यार कहाँ है इसमें? सब गिव एंड टेक है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने तो अपनी लाइफ में जी है, ये रियलिटी में जिया है। आप सिर्फ कमाना बंद कर दो, घर में पैसे देना बंद कर दो, फिर देखो मजा, सबके प्यार दिखाई दे जाएंगे तुमको। जानबूझ के साला कर भी रहे हो ना, 2 पैसे आ भी रहे हो, अरे जी काम ही नहीं, पैसे ही नहीं, हर चीज के लिए लाओ पैसे, तो क्यों? मेरे तो कुछ काम ही नहीं है मुझे गाड़ी जी, मुझे वहां जाना है, तेल के लिए पैसे दो। सब लोग साले तू कुछ कर भी रहा है, तेल के लिए पैसे, तेल के लिए पैसे, कुछ करके भी लाएगा? कहाँ जा कहाँ है? 1 रुपया तेरे पे आ नहीं रहा, रोज के खर्चे तेरे कब तक झेले? ये स्टेटमेंट होंगे बाप के, ये होंगे। माँ थोड़ा प्यार से कहेगी, लेकिन कहेगी ऐसे ही।
भैया कुछ तो सोचो, हम ही कहाँ लाए इतना पैसा, तुम रोज ले जाते हो, कुछ रहा नहीं। जब तक चीजें सही चल रही हैं, जब तक तुम पैसा भी कमा रहे हो, उनको लग रहा है रिटर्न आ रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है, पैसा आ रहा है, सब कुछ ठीक। सबसे बड़ी चीज पैसा ही है आज की डेट में। जब माँ हो बाप हो, मेरी सिर्फ नौकरी छुटे को 1.5 ही महीना तो हुआ था, मेरी माँ ने कह दिया अलग हो जाओ। फर्ज क्या था, छोटे छोटे 2 बच्चे थे मेरे पास, फर्ज क्या था मेरी माँ का, जबकि मेरी माँ की उस समय 20-25 हजार रुपए किराए की इनकम थी, जो कि मेरे द्वारा ही स्टार्ट कराई गई थी। और इसी उसके लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं किसी के दब के काम नहीं कर सकता, मैं कभी भी नौकरी छोड़ देता था, जहां मेरी अनबन हुई मैंने छोड़ दी। उसका फर्ज क्या था, मेरा भाई कमा रहा था, वो मेरे भाई के साथ जाके बैठ गई और मेरे को अलग कर दिया। उसका फर्ज ये था कि ठीक है बेटा तुम्हारी नौकरी नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि अलग अलग होना चाहिए, तो मैं तेरे साथ रहूंगी और बेफिक्र रहो, जो अपना किराए का आ रहा है उससे अपन लोग करेंगे, इतने तुम मेहनत करो और कोई देख लेना, और ये अपना अपना करेगा। कायदा तो ये बनता था ना, कायदा ये बनता, लेकिन उसने उल्टा किया। अब उस भाई की भी इनकम है, प्लस वो जो 25,000 आ रहे हैं वो भी इनकम है, और मेरे पास कोई इनकम नहीं है, और फिर भी मुझे अलग कर दिया गया। तो भाई ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, इसके खेल देखने हैं तो इसके साथ खेलना पड़ेगा। मुझे तो ऊपर वाले ने सब चीज दिखा दी। रिश्तेदार पूरी लॉकडाउन में सबको पता था कि मेरा कोई हाथ बहुत अच्छा नहीं चल रहा, किसी एक आदमी का फोन ही नहीं आया, भाई तू जिंदा है मर गया, तेरे बच्चे हैं, इनको 2 पैसे हैं तेरे पास खाने पीने के लिए, कोई दिक्कत हो तो हमें बता दियो। क्योंकि मेरी एक बुआ मर गई थी, दूसरी बुआ वो तो वैसी कंजूस थी, एक बुआ दिल्ली में, वो हमारी रियल बुआ नहीं थी, लेकिन मतलब हम रियल की तरह ही मानते थे, सब पूरा सम्मान हर तरह से, पैसे वाली पार्टी। और नहीं आया एक बार भी, उसके केवल 2 ही फोन आते हैं, एक भैया दूज पर, एक राखी पे। मैंने मना कर दिया, मैंने क्या मत करना, आज तक कोई फोन नहीं है, बाहर में जाओ, मैं भी बड़ा खुश हूँ। तो भाई जब आपको रिश्तों की असलियत पता चलती है तो आपके प्यार व्यार पता है आपको सब झूठे हैं, क्योंकि प्यार केवल आप स्वयं से ही कर सकते हो, और ये साधना आपको सेल्फ लव सिखाती है, और जहां आपको सेल्फ लव आ गया ना, उसके बाद मस्ती मस्ती है, फिर दुनिया में ये प्यार की भूख खत्म हो जाती है। प्यार की भूख, किसी व्यक्ति को कितना भी प्यार मिले, कोई किसी की लाइफ कितनी बढ़िया चले, उससे भी आप कोने में ले जाकर पूछोगे यार प्यार नहीं मिला। क्योंकि प्यार की भूख आप स्वयं से शांत कर सकते हो, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बंद कर सकती। साधना इसमें ऐसे हेल्प करती है। और जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो, जब आपको अभाव नहीं होता प्यार का, तो आप इन टंटे पर चक्करों में भी नहीं पड़ते कि लौंडों के साथ लौंडियों के साथ जा रहे हो, ये रूम करके सब बुक कर रहे हो, ये भी नहीं होगा। आप फालतू फंड के चक्करों में नहीं पड़ोगे, पढ़ाई कर रहे हो तो फोकस से पढ़ाई करोगे, और पढ़ाई वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि इतने छोटे कोई मेरे पास आए नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा ऐसे करने लगे, भाई साहब वो तो झंडे ही गाड़ता हो। अब हमारे पास एक लड़का है, वो एमबीए की तैयारी कर रहा है, हालांकि वो क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर गई, उसके 98% से ऊपर नंबर आए। पहले वो घबरा रहा था, मैंने उसका पढ़ा है ना पूरी साल, बोला घबरा क्यों रहा, पढ़ा है तो जा मस्ती से पेपर देगा, वो पस्ती से पेपर देगा, नंबर तो बढ़िया है, ठीक है कट ऑफ और ऊंची चली गई तो क्या कर सकते हैं। तो फोकस हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन विद्यार्थी कोई आया नहीं अभी तक, एक है, 1-2 है, ठीक है वो कर रहे हैं। अब जैसे यहीं पे इसके बाद बात आती है कि जब भी विद्यार्थी आते हैं, जो भी हैं, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि खुद को एक डिसिप्लिन में रखना, सेल्फ डिसिप्लिन में रखना। तो क्या मेडिटेशन डिसिप्लिन में भी हेल्प करती है कि नहीं, हमें ये डिसिप्लिन खत्म कर देती है, खत्म कर देती है। डिसिप्लिन में आदमी जो गुलाम होगा उसी को डिसिप्लिन में रख सकते हो, इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं रहता। लेकिन आप बस अपने आप में ही रहते हैं और अपने मालिक हो जाते हैं, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन सब कुछ आप टाइमली करने लगते हैं, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, सब अपने आप ही होता जाता है। अच्छा, लेकिन डिसिप्लिन में नहीं रहता, आपको कोई डिसिप्लिन में नहीं रख पाएगा, लेकिन आप अनडिसिप्लिन्ड भी नहीं होंगे, दोनों चीजें हैं।
मतलब एक सेल्फ ड्रिवन डिसिप्लिन होता है जिसमें आप डिसिप्लिन में तो होते हैं लेकिन आप किसी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे होते। फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, काम टाइम पे होगा। सारी चीजें होती हैं अपने हिसाब से। हम्म। अभी जैसे आज तुम्हारी सुबह 11:30 आने की बात थी, मैंने देखा मैं लगभग 9:15 बजे उठा, 10:15 बजे उठा। तो 10:30 बजे मैंने तुम्हें कॉल कर लिया था, मैं फ्रेश फ्रेश हो गया। तो मैंने कहा हाँ भाई क्या प्रोग्राम है तेरा? तू बोला कि मैं 11:30 तक आ जाऊंगा। मैंने देखा 10:30 बज रहे हैं, 15 मिनट लगेंगे मुझे नहाने में, तो 11:15 हो जाएंगे। 1 घंटे की मेरी साधना है। तो मैंने तेरे से कहा मैं 11:15 तक का कर ले। मैंने कहा क्योंकि अगर साधना रहेगी तो आगे मुश्किल है होनी, क्योंकि मुझे पता था काफी सारा डिस्कशन करना। तो अपने आप हो गया। लेकिन अगर तू मेरे से उस समय मान लो मैं 10:30 की बजाय 11:45 बजे उठता, तो मैं साधना छोड़ देता फिर। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी नियम नहीं है। हमें अच्छा, साधना करनी है कभी भी 24 घंटे में 2 बार। हम साधना ही तब करेंगे जब फ्री होंगे। अच्छा। अगर मेरे या तेरे बीच में 1 घंटे का गैप नहीं होता, मैं नहीं करता साधना। मैं तेरे से सीधा ये कहता एक काम कर, अगर 10:30 तक आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, या जैसे 11 तक आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा। तो मैं तुरंत बस नहा लेता। और अगर तू यहाँ नीचे बैठ जाता, मेरी आंख ना खुलती, मैं उठता, इत्र लगाता और नीचे पहुंच जाता, मैं नहाता भी नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसी अनडिसिप्लिन्ड लाइफ है, लेकिन वो मेरे लिए अनडिसिप्लिन्ड है, तुम्हारे लिए डिसिप्लिन्ड है। तुम 11:30 बजे आए, मैं तुम्हें 11:30 बजे मिलूंगा। मैं नहाया हूँ नहीं नहाया हूँ इससे आपका कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे अपनी लाइफ अनडिसिप्लिन्ड रहती है, लेकिन सामने वाले के लिए डिसिप्लिन्ड डिसिप्लिन जाती है। और आपका कोई काम खराब नहीं होता। ठीक है। अब इसी के साथ आता है कि अब स्टूडेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उन्हें अपना माइंड बिल्कुल शांत चाहिए ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन है किसी का नहीं है आज के टाइम पे। स्क्रॉलिंग, छोटे बच्चे का भी नहीं है। सोशल मीडिया, अरे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की तो भाड़ में जाए, वैसे भी शांत तब नहीं भी शांत है, नहीं तब भी है। शांत नहीं है। तो मेडिटेशन उसमें कैसे अब हेल्प मेरे करता बच्चे हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग कुछ नहीं है, पर किसी के दिमाग में टॉफी चल रही है? है, वही। किसी के दिमाग में खेलना चल रहा है, किसी के साथ दौड़ना चल रहा है। तो सब अपनी अपनी उधेड़बुन में शांत। माइंड जब तक है ये तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। ये तुम्हारे जीवन को खत्म रखने वाला और तुम्हें एनलाइटनमेंट से दूर रखने वाला एक ही चीज है, एंटिटी, वो है माइंड। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहीं प्रेजेंट नहीं है, इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है पूरी बॉडी में। आप इस मांस के लोथड़े को माइंड कहने लगे, लेकिन ये माइंड नहीं है। अब अगर माइंड पे बात करो तो मतलब माइंड कहीं है ही नहीं, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन फिर भी है। और तुम्हारी पूरी लाइफ इसने हेल बना कर रखी है। तो इसे शांत भी करने में हेल्प करती है फिर ये। मैंने कहा ना, माइंड को ऑफ ही कर दे, कंट्रोल आ जाएगा तुम्हारे पास, कितना चलाना है। अब मैं क्या माइंड से काम नहीं करता? भाई मैं अपनी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, कुछ मुझे वहां करना है ठीक, या कुछ भी करना है, तो मुझे माइंड में जाना पड़ता है, क्योंकि माइंड में होती है मेमोरीज। तो वो तो मेरे माइंड में ही है ना कि ये काम कैसे ठीक होगा। उतनी देर के लिए चलाऊंगा, फिर बंद कर दूंगा। उतना ही यूज करता हूँ जितनी जरूरत है, उससे करता ही नहीं। क्योंकि माइंड इज अ मेमोरी, माइंड इज योर एक्सपीरियंस, माइंड इज योर थॉट्स। यही चीज माइंड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समुद्र में कश्ती जा रही है आपकी, अचानक तूफान आया और लहरें बड़ी बड़ी उठने लगी, अशांत हो गया समुद्र। तो ये जो तूफान है ये माइंड है। समझो कि हवाएं शांत हो गई, अब कि लहरें कहाँ गई? साफ सब कहाँ गई वो? सब समुद्र में ही है। आई कहाँ बैठ से? गई आई कहाँ से थी? समुद्र से ही। मतलब कुल मिला के पानी ही था, समुद्र ही था। हवाएं आई, उन्होंने लहरें बना दी, उन्होंने तुम्हें परेशान किया। अब हवाएं चली गई, और ये हवाएं क्या है? ये थॉट्स है। तो और देखना, थॉट कोई भी तुम्हारा अपना होता ही नहीं है, थॉट सब बाहर से आते हैं। थॉट या तो होंगे जो तुमने जी लिया जिंदगी पुरानी, जी हमारे साथ ऐसा हुआ था, फलाने ने ऐसा कर दिया, ढमकाने ने ऐसा कर दिया। और या थॉट्स आगे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा। तो ये तुम्हारे कोई थॉट, प्रेजेंट में तो कोई थॉट्स ही नहीं होते। अभी तू मेरे सामने बैठा है, अगर तू मुझे जज कर रहा है तो थॉट्स है। अगर तू मेरे सामने अभी बैठा है तो तेरे लिए मेरे कोई थॉट्स हैं? क्योंकि मैं तो तेरे सामने बैठा हूँ। हाँ। क्या थॉट्स हो सकते हैं उसके लिए? बंदा सामने। लेकिन अगर तू जजमेंटल हो जाए, वही यार ये इतना मोटा क्यों है, या ये कैसे जीता होगा, ये साले दौड़ता कैसे होगा, ये चलता कैसे होगा, अब तू माइंड में चला गया। अब तू क्या होगा यानी तू फ्यूचर में चला गया। और अगर तूने कोई पुराना एक्सपीरियंस से मेरे को जजमेंटल हो रहा है,
तो तू पास्ट के एक्सपीरियंस में जज करने लगा, तो भी तू माइंड में चला गया। लेकिन प्रेजेंट में कभी कोई माइंड नहीं होता है, तो इससे आप प्रेजेंट में आ जाते हैं तो माइंड खत्म हो जाता है, माइंड पे इतना कंट्रोल हो जाता है भाई साहब, आप क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे ये आप तय करते हो, माइंड नहीं तय। तो एट द एंड कि हम माइंड को ही एक तरीके से कंट्रोल करते हैं मेडिटेशन की हेल्प भाई माइंड ही सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है। मैंने आपको बताया आपके एनलाइटनमेंट में और आपके बीच में, परमात्मा होने और आदमी होने के बीच में सिर्फ माइंड खड़ा हुआ है। माइंड हटा दो, यही ईगो है, क्योंकि ईगो भी थॉट्स ही तो है। माइंड हटा दो केवल आप अपने अंदर से, आप ही परमात्मा होगा। ठीक है, लेकिन माइंड हटते ही आप नहीं रहने वाले। अब माइंड को कंट्रोल करना ऐसे टाइम में जहाँ पे सोशल मीडिया है, सबसे बड़ा टास्क है। सोशल मीडिया पूरा डिस्ट्रक्शन है ना? ये समझो तो, एक और आर्टिफिशियल माइंड दे रहा दूंगा। एक तो माइंड वैसे ही बेचारा तुम्हें सोने नहीं दे रहा, और दूसरा से सोशल मीडिया आ गया, उसने वो उसका भी बाप है। तो एक्चुअली इसके लिए मैंने पहले भी बताया है कि आपके घर के सामने आपका पड़ोसी कचरा डाल दे, आप उसकी जान खा जाओगे। हाँ। साले तेरी हिम्मत कैसे है डालनी, तो हमारे घर में गंदगी, या तुम और डबल कचरा साले के घर पे, मतलब एक ये होता ना। हाँ। लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई कचरा डाले तुम कहते आने दे आने दे और आने दे। ये जो जिसे तुम सोशल मीडिया रील कल्चर बता रहे, ये वही कचरा है, वही ये दिखता भी है। और तुम कुछ भी सुनने लगते हो यार, लेकिन काम की बात नहीं सुनोगे, क्योंकि माइंड इतना गेम खेलता है। हाँ। उसको पता है कि अगर इसे सही बात मैंने सुनवा दी तो मुझे खा जाएगा। वो तुम्हें सुनने ही नहीं देगा। जो तुम्हारी बात हो रही थी ना कि वो लोग उठ के भाग जाते हैं, उनसे कुछ बात करो, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, कुछ उन लोगों को समझाओ वो भाग जाएंगे वहां से। क्योंकि ये माइंड इतना तेज है, इसको पता है अगर इसने ये सुन लिया तो ये मुझे खा जाएगा। भैया मरना कौन चाहता है बताना? माइंड भी मरना नहीं चाहता भाई, जीना उसे भी है। तो भाई वो चलता है। हमारे यहाँ तो इसमें तो मरेगा ही मरेगा। हमने मारा से मतलब फुल्ली तो कोई नहीं मार पाता, क्योंकि माइंड की जरूरत तो है मेमोरीज के लिए, कुछ चीजें याद करने के लिए, कुछ करने के लिए भी माइंड की जरूरत है। लेकिन हम उसे ऐसे एपरेटस यूज करते हैं, टूल यूज करते हैं, कंट्रोल हमारा हो जाता है जहां हमें जितनी जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं भी बहुत कुछ देखता हूँ रील्स में, भी कभी कभी क्या रोज ही लगभग थोड़ी बहुत देर देखता हूँ। लेकिन कौन सी रील मुझे देखनी है वो मैं डिसाइड करता हूँ। मैं हर रील नहीं देखता हूँ, मैं बस रील पे आया कटाक, रील पे आया, और मुझे कोई काम की मिल गई, मैं उस रील्स में बहुत सारी चीजें फॉरवर्ड करता हूँ अपने ग्रुप में। तो मुझे चीज मिल गई उसमें, क्योंकि वहां अच्छा बुरा सब चल रहा है। आप क्या है, आप सारा कचरा उधेड़ते जा रहे हो, मैं सिर्फ वो पकड़ता हूँ जो काम की चीज है। मेरे अंदर फालतू, क्योंकि इतना कंट्रोल है कि अंदर तक क्या जा रहा है, तो मैं वो देखता हूँ। जैसे अभी मैं एक रील देख रहा था, उसने बहुत बढ़िया बात की कि जो व्यक्ति यदि बहुत चुप रहता हो और अचानक वो चिल्लाने लगे, तो समझो कि बात अब सर के ऊपर से निकल, मतलब पानी सर के ऊपर जा चुका। और ये मेरे साथ हुआ है। मैंने कहा बात तो सही करा, मैंने वो फॉरवर्ड किया ग्रुप में। और मैं जितनी चीजें अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूँ, मैं कहता हूँ इनको बार बार देखो, सुनो, समझो। लेकिन कुछ लोग पकड़ते हैं, कुछ नहीं पकड़ते। जो पकड़ते हैं वो आगे जा रहे हैं, नहीं पकड़ते हैं बैठे हुए। जैसे हमारा एक बहुत पुराना साधक है और वो बेचारा कर रहा है, करना बहुत कुछ चाहता, होता कुछ नहीं है, अभी भी फेलियर में ही है। क्यों? क्योंकि वो करना चाहता है। मैं उसे 10 बार कहता हूँ तू कुछ मत कर, तू सिर्फ मजे ले, अपने आप होगा। अब वो मेरी उसकी देखो, हर मेरी एक एक वीडियो पे उसके, हर शॉर्ट पे उसके वो मिलेंगे कमेंट्स, हर एक को शेयर करेगा, हर एक पे इससे मैंने ये सीखा, उससे मैंने वे सीखा, इससे मैंने ये सीखा। और वो सीखता कुछ नहीं, क्योंकि जो सीख रहा है, जो कह रहा है मैंने ये सीख लिया, उसने सीखा ही नहीं। जबकि दूसरे लोगों के आप कमेंट पढ़ोगे तो वो कहेंगे हाँ ये हमारे साथ भी हो रहा है, हाँ ऐसा हुआ था तब हमने ऐसा वॉच किया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी कि उन्होंने तो अपने अंदर उतारना शुरू कर दिया, वो अभी सीख रहा, वो दिमाग से नीचे ही नहीं ले जा पाया उसको। पर ठीक है, जो करेगा करेगा, होता रहेगा। ठीक है। अब हमें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन सीखते समय भी हर कोई कर पाएगा इसे, वो भी कोई कोई होता है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुरु पे विश्वास करके अपने गुरु की बातें मानना, जिसको समझ में आ गया तो ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको कुछ नहीं करना। सिर्फ जो गुरु कह रहा उस पर विश्वास कर लेना, और जैसे कर रहा बस वैसे करता चला जाए, उसको अपने आप आ जाएगा। लेकिन लोग अपना वही फिर दिमाग आ गया बीच में, वो अपना दिमाग चलाते हैं, जैसे वो दिमाग चलाना शुरू करते हैं सब खत्म हो जाएगा। अब जैसे अब गुरु का बात आती है कि
गुरु के बातों पर ध्यान देना, उन पे बातों को फॉलो करना। पर क्या सच में ही जब मेडिटेशन को सीखना चाहता है उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है? बहुत जरूरी है। क्यों होती है? देखो, पहले शुरू शुरू में जब मैंने माता जी को फॉलो करना शुरू किया तो माता जी कहती थी कि आप स्वयं के गुरु हैं, हाँ आप ही गुरु हैं और कोई गुरु नहीं है। तो मैं भी वही कहने लगा था। लेकिन एक तो उससे अहंकार जन्म लेता है, अहंकार लेते ही जन्म आपकी साधना खत्म हो गई। गुरु के होने से सबसे पहली बात ये होती है कि अहंकार नहीं आता। वो कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो बेवकूफ हूँ। तो ईगो नहीं आता। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पहले भी इस पॉडकास्ट में पीछे जिक्र किया था कि साधना आप करते रहें वो शरीर झूमता रहेगा। लोग बात समझते हैं यही मेडिटेशन है, ये मजा आ गया हमें तो मेडिटेशन चल रही है। लेकिन भाई एक टाइम के बाद वो रुक जाती है, बस वो उससे आगे जाएगा ही नहीं बंदा। उसके आगे काम करता है ध्यान, और ध्यान में लाने का काम केवल गुरु कर सकता है। क्योंकि गुरु ही है जो आपको देख देख के आपको ठोकता रहेगा, ऐसे करो, ये गलत कर रहे हो, ये ठीक करो, ये इसे नहीं ऐसे करो। लेकिन उसमें भी फर्क ये पड़ता है, जैसे पहले कोई गुरुकुल में जाके सीखता हो तो बहुत अच्छा होता था, गुरु के सामने आप रहते थे, 24 घंटे वो आप पे नजर रख सकता था। अब जैसे हमारा है, मेरा ग्रुप है 24/7 चालू रहता है, और उसमें कोई कुछ भी लिख सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अपने अनुभव वगैरह जो भी जिस भी परिस्थिति में आप हो, परेशान हो, अच्छे हो, सुखी हो, दुखी हो, जो आप शेयर करना चाहो करो। लेकिन लोग नहीं करते हैं। जो करते हैं उनको गाइडेंस सॉरी उनको गाइडेंस दी जाती है, और जो उसे फॉलो कर रहे हैं, एक या दो बंदे हैं या तीन मैक्सिमम, जो अच्छे जा रहे हैं 63-64 लोगों में जो अच्छे जा रहे हैं। बाकी सब अभी पड़े क्योंकि वो शेयर ही कुछ नहीं कर रहे। एक बच्चा अभी निकल के आ रहा है, जब मैंने उसको बोला था अपने एक्सपीरियंस जो भी तुम सोचो जो भी विचारो एज इट इज लिख दो, लोग शर्म करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बार गंदे विचार आ जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि लिखेंगे लोग क्या सोचेंगे। उस बंदे ने सोचा ही नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। उसने बस वही, जैसे मैंने कहा ना, गुरु पे विश्वास। उसने कहा मेरे गुरु ने कहा मुझे ऐसा लिखना, तो उसने लिखना शुरू कर दिया। जो उल्टा सीधा जो बवाल सवाल उसके दिमाग में आ रहा था वो सब एज इट इज लिख देता था। और मैं वॉच कर रहा था, मैंने उसको टोका नहीं, क्योंकि मैंने कहा अभी इसे समझ ही नहीं है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, लेकिन इसे लिखने दो। और लिखते लिखते अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, उसने खुद लिखा कि अब मुझे लगता है मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यही चीजें रिपीट रिपीट लिखे जा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं इन्हें बंद कर सकता। अब आ गई प्रज्ञा। अब जो मैं समझा रहा था अब उसने खुद करना शुरू किया, क्योंकि मैंने जब ये टास्क दिया था, मैं दिया ही इसलिए था कि भाई आप जो भी सोच रहे हैं वो लिख डालो। क्योंकि जब आप लिखोगे आप दोबारा देखोगे कि मैंने था ना सोचा क्या था वही। और फिर एक दिन आपको अपने ऊपर की जाएगी, शर्म आएगी, ये क्या कर रहा हूँ यार मैं, ये क्या बकवास। जिस दिन आपको वो होश आ गया, अब मैं उसे वो भी नहीं कहूंगा, प्रज्ञा कहते हैं इसे, अंदर से ज्ञान उत्पन्न हुआ, आपको होश आ गया, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये क्या बकवास है, मैं कब से ये लिखे जा रहा हूँ। अब उसने उसको हटाना शुरू कर दिया। अब वो अच्छे लेवल पे मुझे दिख रहा है, अगर वो करता रहेगा और ये बात सुन के अगर उसने रिलेट करके अपने अंदर ईगो नहीं लाया और वो करता रहा जो वो कर रहा है, तो सून ही विल बी इन ए गुड पोजीशन। और आज मैं देख रहा हूँ उसके थॉट्स कम होते जा रहे हैं, यही तो कंट्रोल है। अब वो कंट्रोल करता जा रहा है उन थॉट्स को। आज भी वो अगर ईमानदारी से लिख रहा है और जिस हिसाब के थॉट्स अब आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में वो कुछ नया होगा। और जिन लोगों ने ब्लाइंडली फॉलो करके, जिनको समझ में आया उन्होंने समझ के फॉलो किया, जिनको नहीं आया, जिन्होंने ब्लाइंडली फॉलो करके किया है, वो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत से और भी लोग हैं जो अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन अभी भी वो वही बात है ना, अपनी शर्म नहीं तोड़ पाए। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ गुरु तो समझो डॉक्टर है। जैसे जो फिजिकल डॉक्टर होता है वो आपके शरीर का डॉक्टर होता है, तो आप उससे शर्म नहीं करते, कपड़े खोल देते हो। ऐसे ही गुरु आपके आत्मा का डॉक्टर है, इसको अंदर की सारी गंदगी दिखानी पड़ेगी। अब जब आप में हिम्मत आ जाए आप दिखाओ, और दिखाओगे तो आपको फायदा होगा। कभी कभार उदाहरण भी मैं जब देता हूँ बड़े गंदे से देता हूँ उदाहरण।
क्योंकि आपके माइंड की एक आदत है, या तो ये बहुत अच्छी चीज याद रखता है, और अच्छी चीजें माइंड कम याद रखता है, बहुत बुरी चीजें से बहुत जल्दी याद होती है। तो मैं अधिकतर उदाहरण भी बड़े अटपटे से देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि पैंटी पहन के कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकता। तो अब अगर आप पैंटी पहने रहोगे, बच्चा पैदा ही नहीं होगा। पैंटी तो उतारनी पड़ेगी, वह नंगा तो होना पड़ेगा। अगर वास्तव में आप ग्रो करना चाहते हो, तो जो चीज आप लिए घूम रहे हो अपने साथ और जिनको दिखाने में आपको शर्म आ रही है, वास्तव में उनको दिखा देना चाहिए। क्यों उन शर्मों को लिए ढो ढो के फिर रहे हो अपने साथ? कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने कोई गलत ना किया हो, जिससे कोई गंदा काम ना हुआ इस दुनिया में? कौन है, मुझे बताओ। सबने हर कभी ना किसी कभी ने कुछ किया किया है। सब छुपाए डोल रहे हैं। अरे निकाल दो उसे, गंदगी निकालो, साफ हो जाओ। ये गुरु का काम है, उसे वो कैसे सैनिटाइज करेगा चीज को? विश्वास तो करो उससे। अब जो विश्वास करता है वो आगे जाता है। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, 63 बंदों में 63 के 63 थोड़ी विश्वास करते हैं। कोई है 4-5 बंदे जो कर रहे हैं, उन्हें जो टास्क दे दो वो कर देते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ, मैं इस पूरे जीवन में एक भी एक साधक बढ़िया तैयार कर पाया जो गुरु हो जाए, बस जीवन मेरा खेल खत्म हो गया। क्योंकि वो एक गुरु, कम से कम एक और गुरु तो पैदा करेगा, तो कम से कम गुरु तो पैदा रहेंगे इस दुनिया में, कम से कम गुरु तो नहीं खत्म गुरु तो होंगे। हाँ वो है। और अगर एक से ज्यादा कर पाया तो भैया बहुत अच्छी बात है। कोशिश तो मैं तो चाहता हूँ 63 के 63 हो जाए, लेकिन ना उतना उनमें डेडिकेशन है, ना इतना वो भरोसा करते हैं। अभी शर्म बहुत है लोगों में, शर्म नहीं उगाड़ पाते। अब नहीं शर्म उगाड़ पाते तो भैया तुम्हारी हेडेक है, मेरी तो है। मैं तो बैठा हूँ सुनने के लिए तैयार, तुम सुनाओ तो सही। तो अगर आप कुछ लास्ट में कहना चाहें ऑडियंस के लिए? बस ऑडियंस तो क्या, मेरी ऑडियंस तो कुल मिला के वही है जो लोग मुझसे सीख रहे हैं। क्योंकि जो लोग सीखने का दावा करते हैं कि हम आपको कब से फॉलो कर रहे हैं, वो सीख ही नहीं पा रहे हैं। वो उससे समझ में आ रहा है जब मैं महीने में एक लाइव सेशन करता हूँ Q&A का, उन लोगों के लिए जो फीस अफोर्ड नहीं करते हैं। तो उनका डेडिकेशन मैं देख लेता हूँ कि वो लोग आते ही नहीं। तो क्या सीख रहे हैं वो तो मुझे पता है। तो बेसिकली ये पॉडकास्ट भी मैं तो डेडिकेट करूंगा केवल अपने ग्रुप के लिए, जो ग्रुप में सीख रहे हैं। क्योंकि वही इससे कुछ ले पाएंगे। बाहर बैठे तो ताली बजा के चले जाएंगे, कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा खराब है। ना उनके लिए ये है, क्योंकि जो इन पॉडकास्टों को सुन रहा है, इनको समझ रहा है, वो तो अब तक सीखने आ चुका होता। लेकिन ये इसलिए बनाए जाते हैं, कई लोग फिर भी उहापों में फंसे रहते हैं कि जाए ना जाए। पता नहीं कब किसकी ट्रिगर हो जाए, कब आ जाए, कब उसके मन में लगे कि नहीं सीखना चाहिए। मुझसे या किसी और से ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब मेरे कॉन्सेप्ट है तो मेरे से ही सीखना उचित होगा। लेकिन अगर आपको किसी और गुरु का भी पता हो तो आप उससे सीख लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैं इतना ही कहूंगा, जैसे लास्ट, ये बात बड़ी अटपटी सी है लेकिन फिर भी ये सच है कि जब तक आप अपने अंदर से खाली नहीं होंगे, जब तक आप अपने अंदर की गंदगी, अच्छापन जो भी है आपके दिल में, वो निकाल के नहीं दिखाओगे और गुरु पे भरोसा करके उसकी बात को फॉलो नहीं करोगे, कहीं भी नहीं जा पाओगे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं जबरदस्ती किसी को भी नहीं बढ़ा सकता हूँ। जब नहीं बढ़ते हो तो मुझे कष्ट होता है, लेकिन अब इतना भी नहीं होता है, क्योंकि सबकी जर्नी है भाई। मैं तो सबको बराबर सिखा रहा हूँ, क्लास में सभी बैठे हैं। अब अगर 5 लोग आगे निकल रहे हैं तो इसका मतलब मेरे पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं है। इसका मतलब है कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग नहीं पकड़ पा रहे जो मैं कह रहा हूँ। उसके लिए आपकी असीम श्रद्धा, गुरु के शब्दों पे ध्यान और उनको फॉलो करने की इच्छा। और भाई सीधी सीधी बात है, ये शर्म लिहाज त्यागनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं त्यागोगे तब तक पड़े रहो। और साधना एक लेवल तक ही चलती है, 1-1.5 साल है साधना का। उसके बाद साधना और ध्यान बराबर चलता है। और आगे का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी साधना अभी खत्म नहीं हुई है। शायद मुझे लगता है कि शायद साधना खत्म हो जाए, फिर ध्यान ही रह जाए, और फिर ध्यान भी शून्य हो जाए। फिर आप भी ना रहे और कोई भी ना रहे, जगत भी ना रहे और फिर भी आप रहें। बड़ी अजीब सी बात है सुनने में और कहने में, लेकिन बड़ी गंभीर बात है। लेकिन मैं भी वहां तक नहीं पहुंचा हूं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। फिर भी मैं ये कहता हूँ, अब साधना से ऊपर उठो। जो पुराने लोग हो चुके हैं ग्रुप में, जिनकी 1.5-2 साल से ऊपर की साधना है, उनको ध्यान में आना चाहिए। और जितना जितना आप गुरु से शेयर करोगे, अपनी बात मार्गदर्शक से शेयर करोगे, मैं तो गुरु हूं नहीं, मैं तो मार्गदर्शक में ही खुश हूँ। जितना शेयर करोगे उतना वो आपको मार्गदर्शन दे पाएगा। जब तक आप उसे
बताओगे नहीं कि हमने क्या सीखा है। टेस्ट किस लिए होते हैं, एग्जाम्स किस लिए होते हैं। अब भाई इसमें तो कोई एग्जाम हो नहीं सकता, लाइफ ही इसका एग्जाम है। तो आप केवल इतना ही बता दो कि हमारे ये समझ में आ रहा है, या हम यहाँ फंसे हुए हैं, या हमसे ये चीज नहीं छूट रही, हम इस सिचुएशन में हैं। शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं, क्योंकि आपसे तो तब भी कुछ नहीं हो रहा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था ग्रुप में भी, कि आपको जो करना पड़े, जो कम्प्रोमाइज करना पड़े, जो छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन जिंदगी में शांति लाओ। क्योंकि अगर जिंदगी अशांत है, तुम्हारे चारों तरफ शोर हो रहा है, तुम्हें दुनिया भर के लोग परेशान कर रहे हैं, साधना तो तुम क्या ही कर पाओगे। तो कुछ भी देखो, अगर एक बार आपने ये ध्यान पा लिया, तो दुनिया की सारी दौलत इसके आगे शून्य है, खत्म है, कुछ भी नहीं है। और अगर दौलतों के चक्कर में पड़े हो, तो भाई ध्यान व्यान तो तुमसे तब भी नहीं हो रहा, ना साधना हो रही, तो छोड़ दो, और नहीं तो आगे बढ़ो। इसके साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर कुछ मैंने सही बोला हो, अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आपको इंटरेस्ट नहीं है तो भाई अनसब्सक्राइब करिए, काहे को अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो हर हफ्ते में एक दो बार आपको परेशान करता ही रहूंगा। आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका नोटिफिकेशन जाते हैं, काहे परेशान हो रहे हो। और बाकी ये है कि कुछ आपको लगा हो कि मैंने गलत बोल दिया, आपका मन दुखा हो, तो भाई आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। क्योंकि सही जो सत्य बात होती है थोड़ी कड़वी होती है। तो और जो कड़वा नहीं खाना जानता, उसे मधुमेह की बीमारी यानी डायबिटीज हो जाती है। तो मैं आपको डायबिटीज नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं थोड़ी कड़वी बातें भी बोल दिया करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कड़वी बातें भी ऐसे बोली जाए कि कड़वी ना लगे, लेकिन अगर फिर भी लगे तो भाई आई एम नॉट सॉरी। यू हैव टू थिंक आप किस तरीके से उसे सुन रहे हैं। इसी के साथ हम आप अपना ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप महीने में एक बार आ जाते हैं, आपके सहारे कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब मेरे पास, मेरे दिमाग में तरंगे उठनी बंद हो गई है, तो मुझे कुछ होता नहीं, मैं क्या बोलूं। तो इस बहाने एक अच्छा सा कुछ निकल जाता है दिमाग से, मन से, अंदर से, दिल से, तो किसी का शायद फायदा हो जाता हो। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, फिर से एक पॉडकास्ट बनाने के लिए। और आप सभी का भी धन्यवाद जो यहाँ तक रुके हैं, उनका तो असीम धन्यवाद। किसके पास इतना टाइम है, 2.25 घंटे आपने मुझे दे दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।